माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद आपको। श्री प्रहलाद गुंजल। प्रश्न संख्या 167। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, इस पुस्तक हकीकत के लेखक ठीक है मैथ्यू न होकर एम.जी. मैथ्यू हैं। खंड 2। जी हाँ, इस पुस्तक की सामग्री समाज विशेष की भावनाओं को आहत और ठेस पहुंचाने वाली माना जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13/2/2006 द्वारा पुस्तक की प्रत्येक प्रति रीप्रिंट, अनुवाद, मुद्रणों से युक्त समस्त दस्तावेजों को फॉरफिटेड घोषित किया गया है। इस अनुक्रम में पुलिस थाना भीमगंज मंडी, जिला कोटा शहर में अपराध संख्या 56 दिनांक 14/2/6 पंजीकृत किया गया अन्वेषणाधीन है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये जवाब बनाया था। आज एक और उनका लड़का भी कल दिल्ली में गिरफ्तार हो गया। इस तरह से 5 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए। इसके अतिरिक्त थाना उद्योग नगर, जिला कोटा शहर में अपराध संख्या 47 14/2/2006 पंजीकृत किया जाकर अन्वेषणाधीन है। इस प्रकरण में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 2 अलग अलग अभियुक्त हैं, एक में 4, एक में 3, सब मिलाकर के अभी तक जो है वो 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर संख्या 5806, एक 47/2 और एक एफआईआर संख्या 61/06। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि इस पुस्तक को लेकर जितना पूरे राजस्थान में हिंदू समाज की भावना उद्वेलित है और जो अंश इस पुस्तक में लिखे हैं, जिनको मैं पढ़कर आपके सामने रखना चाहता हूं। ज्ञानी लोगों के लिए हिंदुत्व एक मूर्खता मात्र है, घोर अज्ञानता है। ज्ञानी जानता है कि गाय, सांप, बंदर, पशु, प्राणी, पीपल, पेड़, तुलसी, पौधा, सूरज, चंद्रमा, गंगा, नर्मदा नदियां हैं। और इससे आगे माननीय अध्यक्ष महोदय ये लिखते हैं, भारत माता एक कल्पना है और सभी बेजान पुतले धूर्त लोगों की कल्पना के पात्र होकर कठपुतलियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं तो उनके एब्स्ट्रैक्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है? टोटली जब बैन ये किताब आपने, ये मेंबर का प्रिविलेज है असेंबली में। उस किताब को कैसे पढ़ा जा सकता है? मेरा प्रिविलेज है। उस किताब को पढ़ा नहीं जा सकता। क्या लिखा है वो तो कहना पड़ेगा। मेरा प्रिविलेज है आपने असेंबली में। किताब को बैन कर दिया। किताब में क्या लिखा है जो सदन को वो मालूम तो पड़ेगा। सदन में क्या कि किताब में क्या लिखा हुआ है बताने में तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही क्या? माननीय सदस्यगण, आप जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे मंत्री जी। उनको पूछने का अधिकार है, आप जवाब नहीं देंगे मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल कर रहा हूं अभी। अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय, मैं अभी सवाल कर रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा सवाल पूरा होने दें। आप क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आसन ने कह दिया तो आप क्यों बोल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूरा होने दें। जैसे ही हमें ये सूचना मिली कि इस प्रकार की कोई पुस्तक है जिसमें लोगों की भावनाओं को आघात करके वहां से पुस्तक खरीदी और उसका बिल भी उसके साथ लेके आए। उसके बाद हमने पूरी पुस्तक का अध्ययन किया। उसमें जो कंटेंट थे जिनके आधार पर हमने इसको प्रतिबंधित किया, उसमें से कुछ कंटेंट जो है हमने इसी कारण से किया कि इसके कंटेंट इतने लोगों को उद्वेलित करने वाले थे कि अगर कोई भी पढ़ेगा तो सामान्य व्यक्ति में एक आक्रोश आना स्वाभाविक है। उसमें से कुछ बिंदु जो हमने जिसको लेकर के ये जो हमने
इसके ऊपर जो है प्रतिबंध जो लगाया उसमें से था, परंतु हिंदूवादियों का कहना है कि लुटेरों को त्योहारों हाथों में इस राष्ट्र को पीड़ित कर रखा है और यह भी इस महामारी की भूमि को मुक्त कराना चाहता है। बीच में नहीं बोले किया माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोले। जवाब दे रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रतिपक्ष के सदस्य अपनी गरिमा से नहीं मानते। आने वाले सदस्य, आपको क्या हो गया है? ये हमारी गरिमा की बात है। आसन है। अस्मिता का सवाल है, इन लोगों को क्या है, हमारे हिंदुओं के ऊपर इतना प्रतिघात किया गया है, इन लोगों को भी क्या हो गया है? हमारी अस्मिता का सवाल है और बीच बीच में बोल जाते हैं ये लोग। आप शांत ग्रहण कर रहे हैं। आसन आपसे अरे आग्रह तुम करता, आप नकली शांत हिंदुओं ग्रहण से करें। ज्यादा कट्टर हिंदू हैं। अरे तुम नकली हो, तुम दुष्ट लोग हो, हिंदू समाज के दूर लोगों, तुम्हारे कारण हिंदू समाज पिछड़ा हुआ है, तुम पश्चिम के गद्दार हो। नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, आपके मंत्री जी सक्षम है, सब बातों का जवाब देंगे, आपको बीच में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसको गंभीरता हिंदू कैसे कर रही है? ये इस प्रकार आरोप कैसे लगा रही है? सदन से आने वाले माननीय सदस्य अस्मिता की बात बार बार करते हैं, अस्मिता के लिए सब हिफाजत करने वाले हैं, आप इस तरह से बीच बीच में नहीं खड़े हुआ करें। आपको क्या उत्तेजना हो जाती है? इनको भी प्रश्न पूछने का हक है। हिंदू समाज के खिलाफ क्या बोलेंगे? आप नहीं, आपके मंत्री जी सक्षम है, वो जवाब देंगे इन बातों का। आप बीच में क्यों खड़े होते हैं? सत्ता पक्ष के कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं होंगे, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। जो इन्होंने कहा फिर वही बात, सस्पेंड किया जाए। अध्यक्ष आपको महोदय, क्या हो गया? कपासन से आते हैं ना आप, नकली हिंदू। आप कपासन से आते हैं ना, क्या हुआ आपको? क्या तकलीफ हो गई? इन्होंने नकली हिंदू कहा साहब। अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात, हमने 13/2 को जिस पुस्तक को प्रतिबंधित किया, उस प्रतिबंधित करने के आदेश के साथ हमने उसके कुछ कंटेंट लगा करके कि ये चीज़ें इसमें थी जिसके कारण से हमने 13/2 को इसको प्रतिबंधित किया। उसमें भावना जो इसमें जो है, राम एक दुर्बलता का उदाहरण है, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी के प्रति भी अच्छा नहीं रहा, उसका जीवन पूर्णतः निराशा और हताश इंसान बातें क्यों लाते हो आप? कार्रवाई करो सख्त से सख्त। वजह से इस तरह की बातों को रिकॉर्ड पे लाना अच्छा समझते हो गए आप? उनको देखिए, जुबेर साहब ये एफआईआर का पार्ट है, इसलिए बढ़ के सुनाया जाना जरूरी है। चाहिए उठाइए, बढ़ करके सुना रहे हैं जो जरूरी है। इतने अनादर आप रिकॉर्ड पे मत लाइए। मेरा कहने का निवेदन ये है कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे आपकी मर्जी है उनको जेल में ठूसो, फांसी पे चढ़ाओ, लेकिन भगवान राम के लिए जिस तरह के गलत शब्द उन्होंने कहा है, आप कृपा करके सदन में उन गलत शब्दों को मत दोहराओ। आदरणीय मर्यादा पुरुष के लिए इतनी घटिया बात जो उन्होंने लिखी है आप सदन में मत कहिए। मेरा आपसे ये निवेदन है, आप उनका कुछ ही करिए, क्योंकि आप एक गलती उन्होंने की कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बात कही। दूसरी गलती आप कर रहे हैं कि आप रिकॉर्ड पे लाके यहाँ हमारे देवी देवताओं के खिलाफ जो बात उन्होंने गलत कही है उनको आप यहाँ लाके रिकॉर्ड पे ला रही है कि अच्छा समझते हैं उसको। इसकी निंदा की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप क्या कार्रवाई करिए ये सदन को बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंदिर तो बना नहीं पाया, सारा पैसा गड़बड़ करके करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया और बात कर रहे हो इधर उधर की। राम मंदिर का क्या ताल्लुक है इस प्रश्न माननीय से? सदस्य, नहीं, माननीय, मैं कहना चाहूंगी माननीय सदस्य, हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य, क्या ताल्लुक है राम मंदिर का इस प्रश्न से? क्या ताल्लुक है? साहब राम का नाम आया इसमें, गलत बात है, तो क्या मतलब? तो राम के साथ तो राम मंदिर याद आएगा, और राम मंदिर का इन्होंने झांसा दिया था। स्थान ग्रहण कर लें, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो और आसन पांव पे होता, फिर आप जवाब देने खड़े हो जाते हो, इतना भी इंतजार नहीं करते कि आसन पांव पर न रहो, अध्यक्ष महोदय, ऊपर से हंसते हो रहे हो। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, क्या यह सही है कि संदर्भ में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्रवाई की गई? मैं उसी कार्रवाई का विवरण इसमें दे रहा हूं कि हमने इसको जब प्रतिबंधित किया तो उसके कुछ उद्धरण हमने निकाले। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिसकी वजह से उसे सरयू नदी में डूबकर आप खुद रिकॉर्ड में लाकर जिसके सरकार सक्षम है कार्रवाई करे, फांसी दे, लेकिन रिकॉर्ड में आपको ये नहीं पूछा क्या लिखा है? कल अखबार में जाएगी वापस। मतलब आप चाहते हो अध्यक्ष महोदय, जो आदमी ने बात की वो
में लाइए, एक अंश को नहीं लाइए। सबसे बढ़िया काम है पूरी किताब को लाइए, ज्यादा बढ़िया पूरी किताब को लाइए। आपकी मंशा यही है, पूरी रिकॉर्ड तो लाइए। सबको मालूम है, कार्रवाई मालूम है, रिकॉर्ड में हिंदू विरोधी नीतियों में पर्दाफाश है। लिखी हुई हिंदू के अंदर देश को फैलाने का काम करना चाहते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया इसलिए एफआईआर में दे दीजिए, क्या धारा का रेफरेंस दीजिए, धारा में कार्रवाई करिए। पर व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू कोर्ट दिस? आप यदि कोर्ट करना है थॉमस की पैरवी करने वालों आप धारा कोर्ट करिए ना, धारा कोर्ट करिए, सजा दीजिए, फांसी दीजिए। अब होगा ये के कारण क्या थे, मैं तो मुकदमा दर्ज करने के कारण क्या थे और किसके कारण से हमने प्रतिबंधित किया। आप इनसे जवाब दिला दीजिए। उन्होंने ये पूछा ही नहीं क्या लिखा, उन्होंने आत्महत्या करके दुखों को उन्होंने ये पूछा ही नहीं अध्यक्ष महोदय क्या लिखा। आप इनसे जवाब दिलाइए, जवाब तो दे रहे हैं, रैकेट में ला रहे हैं कार को, जो बहाने उसको रैकेट में ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय इसका सदन में होने को बुलाना पड़ेगा। फैसला कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय एक मिनट का कटार साहब एक मिनट। अध्यक्ष महोदय आप हर एफआईआर को कोर्ट करना पड़ेगा, या तो धारा कोर्ट करके कार्रवाई करिए और एफआईआर को कोर्ट करना है तो हर केस में एफआईआर दर्ज करिए, फैसला कर दीजिए। आप हम एग्री करते हैं, हर केस में एफआईआर कंटेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप ये अध्यक्ष महोदय मैं सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हिंदू का, सुनने में क्या आपत्ति है ये बताइए। के समर्थन क्यों कर रहे हो? एफआईआर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा आप कर रहे होगे, हम नहीं कर रहे। काय को रिकॉर्ड में सब लाइए, काय को ला रहे हैं? हमारा सवाल है कि देवी देवताओं के ऊपर इस तरह की बात सदन में मत कहिए। आप कार्रवाई करिए, आप फांसी दीजिए, आप जेल में भेजिए, लेकिन आपके मुंह से देवी देवताओं के प्रति इस तरह की शब्द आप यहाँ मत कहिए। आप अपने मुंह से देवी देवताओं के प्रति इतने अपमानजनक शब्द इस सदन में नहीं कहने चाहिए। अध्यक्ष महोदय हमारा ऑब्जेक्शन है देवी देवताओं के लिए इस तरह के अपमानजनक सदन में नहीं कहे जाने चाहिए गृह मंत्री द्वारा, जो कि एक अपराधी ने किया है। इसमें आपको आपत्ति क्या है ये बताइए। ये गलत परंपरा है कि हमारे देवी देवताओं के प्रति अब शब्द इस सदन के पे कहे जाए, ये बड़ा अशोभनीय है और दुर्भाग्य। कार्रवाई कीजिए, क्या आप धारा बताइए, आप जेल में भेजिए, आप उनको फांसी पे चढ़ाइए, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि हमारे देवी देवताओं के प्रति गलत शब्द आप विधानसभा में गलत बात क्या सुनने आप अपने अन्य ये बताइए कैसे डरेगा? मैं केवल माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस भाव आप बीच में खड़े हो गए, जवाब तो सुनिए उनका। आपकी भावना का कदर करता हूं। मैंने पिछली बार भी जब इस विषय को उठाया था तो मैंने इसको ये समझ करके कि भाई चलो इसको, लेकिन आज जब जिस भावना से उसने प्रश्न पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की, अब मेरी मजबूरी है कि मैंने इस पुस्तक को बैन किया तो क्यों किया, और बैन करने के बाद मैंने किन किन लोगों के खिलाफ क्या क्या मुकदमे दर्ज हुए ये बताऊंगा। करने के बाद इस किताब में कहाँ कौन सा ऐसा शब्द लिखा है जिसके कारण से इसको प्रतिबंध, इसके अध्ययन करने के बाद ही बता पाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ मेरी भावना कोई आपकी भावना से भिन्न नहीं है, लेकिन इसने जिन बातों को लेकर इन्होंने प्रश्न पूछा कि अब तक आपने क्या कार्रवाई की है, जिस किताब को मैंने प्रतिबंधित किया उनके उन थोड़े से विषयों को मैंने उद्धृत करने का प्रयास किया, जिसके कारण से मैंने किताब पर मैं सोचता हूँ कि ये जो भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने शब्द, आपकी मन की स्वयं को भी पीड़ा होना चाहिए कि किस तरह का घृणित काम करता है और इतनी बड़ी संस्था चलाता है। इस प्रकार से लोगों की भावनाओं को उद्वेलित किया। मैंने उसके कुछ उदाहरण आपको भगवान कृष्ण के बारे में लिखता है, अनियंत्रित यौन संबंधों को कामुकता, वासना तथा लड़ाई झगड़े के प्रेमी की घृणित तस्वीर पेश करती है। बैन कर दिया मंत्री जी, जब बैन कर दिया तो काय को रिप्रोड्यूस कर रहे हो आप? मैं ये जो जिन विषयों के कारण ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा, ऐसा कोई भी देवी देवता या हमारी आस्था का बिंदु नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने ऐसे गंदे कमेंट्स नहीं किए। भगवान जो जिस गणेश की हम पूजा करते हैं उसके बारे में इस प्रकार के शब्द लिखे, उन्होंने हमारे जितने देवी देवता उनके ऊपर लिखा, हमारे यहाँ का जो भी मानचित्र है उसके ऊपर लिखा है ना, उन्होंने हमारे वंदे मातरम है उसको कंडेम किया, उन्होंने दुर्गा माता की जो पूजा करते हैं उस पर किया। ये सब कपोल कल्पित करना है, मतलब किसी भी आस्था के बिंदु को नहीं छोड़ा।
कि जिसके बारे में और उसके कारण से है ना, इन सब बातों को हमने उद्धृत किया। 10-15 ऐसे हमने बिंदु निकाले और उनके आधार पर हमने 13/2 को इस किताब पर प्रतिबंध किया। प्रतिबंध करने के बाद हमने इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए 4। अरे मोहन जी उनके वकील है भाई। और इन 4 मुकदमों में, आप तो वकील हो ना। 4 मुकदमे जो अभी माननीय सदस्य ने बताया, 3 नहीं है, 4 मुकदमे हैं इसमें। और इन 4 मुकदमों में जो सोनिया गांधी का तो यार ख्याल रखो आप। समूल थॉमस है जो इनका लड़का है, उस लड़के को भी कल हमने दिल्ली में उसे भी गिरफ्तार किया। मैं सोचता हूँ कि हमने जितनी कार्रवाई हमें करनी थी उस कार्रवाई के आधार पे किया। आप लोगों के समझ ये जो एक विषय आप उठा रहे हो कि इनके खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की, नहीं हमने की। हमने लगभग जिन लोगों ने भी इस इशू को लेकर के उनकी धार्मिक संस्थाओं पर हमला किया या उनकी किसी तरह से पवित्र स्थान को उन्होंने किया, तो हमने उसमें 11 मुकदमा करके 66 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें 4 लोग तो अभी भी पिछले 15 दिन से जेल में हैं। ऐसा नहीं कि हमने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, हमने उनके खिलाफ भी की। लेकिन जिस प्रकार का इस किताब में जिस प्रकार का वर्णन है, उस वर्णन के आधार पर निश्चित रूप से लोगों की भावना जो है भड़कती है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि आप या हम हो, निश्चित रूप से इस कार्रवाई को और कठोरता से किया जाए। ये क्या है, जो इतना बड़ा संस्था चला करके जो आडंबर ओढ़ा हुआ, इसने 85 शिक्षण संस्थाएं चलती है। इसी प्रकार से विदेशों से धन लाकर जिस तरीके से इस देश में धर्म परिवर्तन का काम करा, यह सारा ऑन डॉक्यूमेंट आ चुका है। ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे चलेंगे जो बाहर से विदेशी धन मंगा करके केवल यही सारी कार्रवाई कर रहा है। जो अनाथालय में जो बच्चे हैं वो अनाथ नहीं है, उनके माँ बाप जब लेने के लिए आता है तो उनके माँ बाप को बच्चे सुपुर्द नहीं करता है और उनका धर्म परिवर्तन करके इनको माँ बाप को विहीन बता करके और अपने धर्म में परिवर्तन करके उनको कहीं न कहीं नौकरी लगा कर करता है। इस प्रकार का घृणित काम ये भाषण हमको तो आप बोलते हैं तो भाषण इनको एक और रोको ना। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि जिस तरह पुलिस की डिमांड पे रिप्लाई चल रहा है। एक विद्यालय और एक संस्था चलाना जिसकी 85 शिक्षण संस्थाएं राजस्थान में, जिनकी हिंदुस्तान के कई राज्यों में एक्टिविटी चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है का उपयोग कि पुलिस की डिमांड पे रिप्लाई चल रहा है। कर रहा है। मैं सोचता हूँ आपको इस बात का तकलीफ क्यों है? आपसे सुना नहीं जा रहा क्या? ईसाइयों के दलालों, बैठो नीचे। 20 मिनट हो गए। बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरे सवाल भी है। दूसरे भी सवाल है। एक सवाल में 20 मिनट हो गए। अध्यक्ष महोदय, मुझे कार्रवाई कर दी, बहुत बढ़िया किया आपने। मैं और जनता आश्वस्त होना चाहेगी। मैं आपको चेतावनी दे रही हूं। कैसी वो पुस्तकें, आप बहुत ऊटपटांग बोलते हैं, चाहे जो मर्जी है बोल देते हैं। कृपया इस तरह से शांत रहें आप, चाहे जब खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। ऐसी वो पुस्तकें जो जानबूझकर हिंदू धर्म के ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप करके छापी गई हैं और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने 3 पुस्तकें दी हैं, तो क्या मैं ये विश्वास करूं कि सरकार ऐसी समस्त पुस्तकों को, और जिनकी भी अगर आपको सूचना दी जाए, वो सारी प्रतिबंधित होगी यदि इस उद्देश्य से वो लिखी गई हैं। नंबर 2, वैसे अलग से प्रश्न है आपका। मैं प्रश्न से कोई एक मेरा दूसरा साथ ही प्रश्न, मेरा एक पूछने दीजिए माननीय अध्यक्ष मेरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष डाइल्यूट कर रहे हो जबरदस्ती। काय का जो विषय है उसी विषय में तो बोल। तो उसी में कह रहा हूँ कि सारी पुस्तकें प्रतिबंधित होनी चाहिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, भावना है, मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं है। देखिए, प्रश्न का जवाब तो आ गया है। एक भी प्रश्न नहीं पूछा। अभी मुझे पूर्वक प्रश्न, एक सप्लीमेंट्री तो पूछने दीजिए। मुझे एक सप्लीमेंट्री पूछने दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। एक भी नहीं पूछा। प्रहलाद गुंजल को कह रही हूँ मैं, आप चाहें तो एक सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार रही हूँ। अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा जो भी हमारे ध्यान मैंने में नाम जो भी पुस्तक पुकारा आप प्रहलाद लाएंगे, गुंजल का, कृपया जो शांत भी पुस्तक आप लाएंगे उनका पुकारा। जिससे किसी की भी भावना को ठेस पहुंचेगी, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और कोई सा भी हो, जो इस प्रकार का पुस्तक लिखेंगे जिससे किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचेगी, वो आप हमारे ध्यान में लाएंगे। हम निश्चित रूप से जैसे इसको प्रतिबंधित किया वैसे उनको भी प्रतिबंधित करेंगे।
इसके प्रति जो गुस्सा है थॉमस के प्रति, लगातार 1985 से इसके खिलाफ एक के बाद संगीन अपराध दे दिया जवाब, अब क्या दर्ज हो रहे हैं। और उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, उस कार्रवाई नहीं होने के कारण से जो गुस्सा था, वो गुस्सा इस हकीकत पुस्तक के कारण से समाज के बीच में सामने आया। ये प्रक्रिया तो कई वर्षों से चल रही थी, लोगों के ध्यान में नहीं आई। जब ध्यान में आई तो हमने इसको पुख्ता व्यवस्था की है। मंत्री जी बोलते हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए। और इसलिए हमने इसकी पूरी व्यवस्था की कि इस प्रकार का कोई भी साहित्य न तो बना सकेगा, न अनुवाद कर सकेगा जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। अभी तो हमने, अगर ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। इसके सब प्रकार के, चाहे ये जन्नत में भी जाएगा तो इसको ढूंढ के लाएंगे और इसे गिरफ्तार करके जेल के सीखचों में डालेंगे, ताकि भविष्य में न ये और इसके द्वारा प्रेरित कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक भावना को चोट नहीं कर सकेगा। इसके लिए मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय। डॉक्टर गोपाल बाहेती। माननीय अध्यक्ष महोदय। आई हैव कॉल्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है। 168। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत दी है मुझे। प्रश्न संख्या 168। आपने मुझे इजाजत दी है। मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के ऊपर 27 मिनट हो गए हैं। प्रश्न संख्या 168। वाले माननीय सदस्य, टिप्पणी न आप बैठे करेंगे न खड़े होके करेंगे, ये आपको मैं चेतावनी दे रही हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने अभी तक 40 राज्य स्तरीय संघों को संबद्धता दी है। सूची परिशिष्ट क पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, गत 2 वित्तीय वर्षों में परिषद द्वारा संघों को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, विवरण परिशिष्ट ग पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 40 संघ आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, उसमें 23 को आपने आर्थिक सहायता दी है, और इसमें भी जिन लोगों ने स्वर्ण पदक जीते हैं राजस्थान के लिए, उन लोगों को सहायता बहुत कम दी गई है या दी नहीं गई है। तो आपके सहायता देने के मापदंड क्या है? क्या आपकी नई जो आपने नीति बनाई है, खेल नीति, उसके बाद खेलों को आपने सरकार का बंधक नहीं बना लिया? और जो लोग राजस्थान का नाम ऊंचा कर रहे हैं और खेलों में गति ला रहे हैं, उन लोगों को आप सहायता देने में जो कंजूसी को कोताही बरत रहे हैं, ये क्या राजनीतिक भेदभाव है या कोई आपकी नीति है? कृपया स्पष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी खेल नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे यहाँ पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में जो 40 खेल संघ संबद्धता रखते हैं, वो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो खेलों का आयोजन करते हैं, जो वास्तविक खर्चा होता है वो हमारे यहाँ परिषद में अपना बिल सबमिट करते हैं, उसकी बाकायदा जांच होती है, उसके बाद में भुगतान किया जाता है और ये सतत प्रक्रिया है। इसलिए 2004-05 का भी भुगतान हमने किया है। चूँकि 23 खेल संघों ने अपने आयोजन कराए हैं राज्य और राष्ट्रीय स्तर के, जिन खेल संघों के हमारे पास बिल आते हैं उन्हीं को भुगतान किया जाता है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता है। जहाँ तक आपने बात कही हमारे अधिनियम, क्रीड़ा अधिनियम 2005 की, किसी भी प्रकार का आज तक हमने कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया है। और चूँकि पिछले वर्ष 2005-06 के अंदर केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं, खेल विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको 1 रुपए का भी अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, और हमारी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा पैसा आने वाला था उसकी वजह से रुकी हुई हैं। पिछले साल जो हमने खेल के क्षेत्र में विशेष रूप से खर्च किया, आपने खिलाड़ियों के लिए जो बात कही, मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे उनको हमने प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें हमारे मेजर जो अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं राज्यवर्धन जी, उनको 11 लाख रुपए नगद। ये विषय नहीं है। आपने कहा कि खिलाड़ियों के साथ मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय ये नहीं है। मंत्री जी के जवाब में साफ है, कॉलम नंबर 41 खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता पुरस्कार, उसमें ये सारे कॉलम खाली है, केवल एक कॉलम भरा हुआ है। इसके अलावा आप ये देखिए, आपके द्वारा जवाब दिया हुआ उसमें यही है कि एथलेटिक ने आपके यहाँ पर 9 स्वर्ण पदक जीते, साइकिलिंग ने 8 जीते, गोल्फ ने 4 जीते और आपके कुश्ती संघ ने 5 जीते। कुश्ती संघ अभी भी आपके यहाँ पर चूरू में करा के आया है, उसको भी आपने अभी आपके यहाँ से दिया, कहा गया है कि 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे।
जब खिलाड़ियों को आप पैसा नहीं दे सकते और आप इतनी बड़ी बात करते हैं, केवल मात्र आपने नया इसलिए बनाया नया एक्ट आपने अपना खेल का कि आप क्रिकेट पर कब्जा कर सकें, वो आपने कर लिया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन, मैं प्रश्न कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि उसमें अमेंड करके वो खेलों को स्वतंत्र करें और खेल को सरकारी चंगुल से बचा करके और खेल संघों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता दी जाए ताकि राजस्थान का खिलाड़ी प्रोत्साहन प्राप्त कर सके और राजस्थान का नाम देश बनी विदेश में हो तो सके। आपके सजेशन है, आप प्रश्न का माननीय पूछें। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि क्या मंत्री महोदय ये करना चाहते हैं क्या? क्योंकि जैसे अजमेर में उन्होंने कहा एस्ट्रोटर्फ के लिए वो नहीं बनाया, तो करना क्या चाहते हैं ये? अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ। मैंने नाम पुकारा नाथू सिंह का। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बास्केटबॉल, अध्यक्ष महोदय, नाथू सिंह कौन है? आप बिराज जाइए प्लीज। डॉक्टर एनएस गुजर नाम है इनका, तो इन्होंने चेंज कर लिया। आप बिराज जाओ, आप प्लीज मुझे पूछने दीजिए, बहुत सीरियस सवाल है। आपने सर्कुलर भिजवाया, कोई बात नहीं, आप बिराज जाओ। कर रहा, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूँ। धन्यवाद इसके लिए, आप धन्यवाद। लेकिन मेरा ये बहुत बड़े हो गए, महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर एनएस आप महत्वपूर्ण सवाल है। अरे भाई आप बिराज जाओ, महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यक्ष महोदय, ये जो बास्केटबॉल है, हैंडबॉल संघ है, जो इस तरह के खेल हैं जो राजस्थान के लिए राजस्थान में कुछ गिने चुने संघ हैं जो बाहर से ये जीतते हैं, नेशनल स्तर तक जीतते हैं। इनका तो कितना पैसा पेंडिंग खेल परिषद के पास पड़ा हुआ है अप्लाई करने के बाद भी। और इस तरह के खेल संघ जो कोई पदक नहीं लेते, लेकिन एक व्यक्ति ने वर्षों से कब्जा जमाया हुआ वहां पर ओलंपिक संघ पे। माननीय मंत्री जी, वो व्यक्ति जब जाता है तो उसको सारे पैसे रिलीज कर दिए जाते हैं, किसी भी एक्टिविटी ठीक नहीं होती उसके कारण भी। तो क्या आप 2005 में जो एक्ट बना है, इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है? क्योंकि सब पार्टियां, मुझे मालूम है, मैं भी संबद्ध रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या उस एक्ट के तहत जिन लोगों ने फर्जी संघ बना करके वर्षों से कब्जा जमाए हुए बैठे ओलंपिक संघ पर, उनको आप हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे? यदि हाँ तो कब तक और कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की लड़कियों ने निवेदन नहीं, प्रश्न पूछे, निवेदन नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि राजस्थान की लड़कियों ने पहली बार हैंडबॉल में राष्ट्रीय सब जूनियर का खिताब जीता और आप उसके समारोह मुख्य अतिथि के रूप में गए और आपने वहां पर कहा कि राजस्थान सरकार विशेष पुरस्कार सारी बच्चियों को देगी। आपने क्या इनाम दिया? हाँ, शांतिलाल चपलो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कई विधाएं हैं जिसमें तीरंदाजी भी है और राजस्थान में सारे वर्ल्ड कप में लिम्बाराम ने बहुत अच्छे खिताब जीते। नरेश डांबोर ने जो हमारे डूंगरपुर जिले के हैं, उन्होंने भी कई खिताब जीते। मैं ये जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि उनको आपने क्या रिलीफ दी? क्या सरकार ऐसे लोगों को अच्छी नौकरियों में या अच्छी कोचिंग के प्रशिक्षक के रूप में भी देने का विचार रखती है? ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय पुष्कर से आने वाले सदस्य ने जो बात कही, मैं आपसे ये कहूँगा कि पिछले वर्ष जो हमने खेल संघों को अनुदान दिया, उसमें 2005-06 में लगभग 7 जो हमारी सीनियर स्पोर्ट्स की गतिविधि हुई, उन खेल संघों को 6,10,000 रुपये दिए। उसके अलावा जो दूसरे 2005-06 के अंदर वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों तरीके की जो प्रतियोगिताएं हुई, अलग अलग तरीके की, उनमें लगभग 21 खेल संघों को 27,65,131 रुपये दिए। उसी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी 2004-05 में जो हमारे आयोजन हुए, उसमें भी हमने लगभग 4,95,754 रुपये दिए। और 2005-06 में भी जो अन्य हैंडबॉल जिनकी भी आपने चर्चा की, अभी मैं उसकी बास्केटबॉल की भी चर्चा ही, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बास्केटबॉल खेल संघ के भी जो हमारे पास बिल आए हैं, सभी बिलों का हमने भुगतान किया है। जिसमें यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता भीलवाड़ा में हुई, उसका 1,58,575 रुपये का भुगतान किया है। तो ये हमारे पास जो खेल का आयोजन होने के बाद में जो बिल सबमिट करते हैं, उनकी एक निश्चित प्रक्रिया बनी हुई है और ये सतत प्रक्रिया 2004-05 का भी भुगतान हमने 2005-06 में किया है।
तो इस तरीके से भुगतान करते रहते हैं। खेलों के इस तरीके से बिल हमारे पास आते रहते हैं आयोजन के, तो उनका भुगतान सतत रूप से किया जाता है। वर्तमान में जो हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं जितने भी खेल संघों की, वो अभी हमारे आज ही लगभग 19 लाख रुपए स्वीकृत होकर के आए हैं। उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हमारे को मिली है। वो पैसा आते ही हम खेल संघों को बुला करके पैसा देते हैं और इसमें किसी भी तरीके से किसी भी खेल संघ के साथ कोई भी राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता है। मैं माननीय दूसरे अन्य सदस्यों ने भी जो बात उठाई जो हैंडबॉल की लड़कियों की, तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार खेल में जो अच्छे खिलाड़ी हैं, घोषणा करके आए थे विशेष पुरस्कार की, उसका क्या हुआ ये बताओ। आपसे यही कह रहा हूँ, आपने कितना पुरस्कार दिया राजस्थान सरकार की ओर से? आप सुनिए तो सही, बताओ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमारी जो हमारे पास मंत्री जी आप वो बताए खिलाड़ियों का यात्री भत्ता कितना दिया आपने? घोषणा करके आ जाते हो। खिलाड़ियों का यात्री भत्ता कितने दिए आपने खिलाड़ियों को? ये जो टीए और डीए है, जवाब नहीं दिया इससे जरा तो। ये टीए और डीए खिलाड़ियों को ही मिलता है, खिलाड़ियों के बाहर किसी को नहीं मिलता है। ये पूरा खाली, पूरा कॉलम खाली है इसमें। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, खेल संघ को जो हमने पूरा कॉलम आप बात तो पूरी सुन ले। खेल संघ को जो हमने अनुदान दिया है वो पूरा का पूरा खिलाड़ियों का टीए और डीए का भुगतान होता है, न कि कोई खेल संघ को अलग से भुगतान किया जाता है। जो खिलाड़ी खेलने के लिए आता है राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलता है, उस खिलाड़ी का टीए और डीए खेल संघ के माध्यम से भुगतान किया जाता है। ये प्रक्रिया है, इसलिए ये खाली पड़ा है। जहां तक ये पदक लाने की बात है, आपने जो सवाल पूछा था कि कितने खेल संघों के खिलाड़ियों ने पदक लिए हैं, उनका विवरण दिया गया है। जहां तक भुगतान की बात है, सारा भुगतान कर दिया और आज भी हमारे पास 19 लाख की लगभग प्रशासनिक स्वीकृति आई है। उसको 5 या 7 दिन में हम भुगतान कर देंगे। और किसी भी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी भी खेल संघ का राजनीतिक आधार पे हम रोकने की मंशा सरकार की नहीं है। और जो भी भुगतान वाजिब है, जो वास्तव में खर्चा हुआ है, उसका सरकार पूरा भुगतान करेगी। ये मैं पूरे आपके माध्यम से पूरा हाउस को आश्वस्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं भुगतान पूरा कर दिया है, और जो जवाब मुझे दिया है उसमें 23 संघों को राज्य स्तर का भुगतान नहीं किया गया, 23 संघों को राज्य स्तर का, और मंत्री जी का पूरा भुगतान कर दिया गया है। अब विसंगति कहां पर है, तो मंत्री जी देख लें इस बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो प्रक्रिया पूरी होकर के आएगी, खेल अधिकारी ने उसको अटेस्टेड कर दिया, नियम के अनुसार उसका मतलब जो है बिल आ गए, उनका भुगतान कर दिया। जिनका बाकी है लगभग 25 लाख रुपए के करीब हमारे बाकी है, जिसमें से 19 लाख रुपए की स्वीकृति हमारे यहाँ आ गई है। और चूंकि ये अभी आयोजन हुए हैं, उसकी प्रक्रिया पूरे होते ही हम दे देते हैं। किसी का भी हमने नहीं रोका और न रोकने की सरकार की मंशा है। और जहां तक माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने बात कही, वो भी फाइल हमारी स्वीकृत होकर के आई है। और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जिन खिलाड़ियों ने किया है, उसका हम ये राजस्थान दिवस पर जो आयोजन कर रहे हैं उसमें बुला करके सबका सम्मान कर रहे हैं। क्वेश्चन श्री अर्जुनलाल मीणा। श्री अर्जुनलाल मीणा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुमति से पूछा है, मैंने आपकी अनुमति से पूछा है कि तीरंदाजी में हमारे यहाँ के लिम्बाराम ने, नरेश डामोर ने राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों में बहुत बड़े नाम किए हैं। उनको आपने क्या सहायता दी है, क्या देने की मंशा रखते हैं? क्या आप उनको किसी प्रकार की सरकारी नौकरियों में या किसी प्रकार का प्रशिक्षण? ये आपने अपनी बात कह दी है, उनको जवाब देने दीजिए। ये दिया ही नहीं, इसीलिए मेरे को पूछना पड़ा और आपने नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया। इसका मतलब ये है कि हमारे मंत्री वो बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब जवाब दे ही रहा था एक एक का, तो आपने दूसरा प्रश्न पुकार लिया, इसलिए मैं बैठ गया। मेरी कोई मंशा ऐसी नहीं है। मैं आपसे निवेदन, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, लिमाराम, श्यामलाल और नरेश डामोर की आपने बात कही। हमारी नई खेल नीति बन करके पूर्णतया तैयार हो गई है और अभी विधि विभाग से वो अनुमोदित होकर के और फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई है। जब भी स्वीकृत होकर के आ जाएगी तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने नौकरियों में प्रावधान किया हुआ है। जहाँ तक लिमाराम का सवाल है, राज्य सरकार ने उनके सामने हमने चला करके प्रस्ताव रखा था लिमाराम और श्यामलाल के, क्योंकि वो अभी किसी दूसरे स्टेट सेंट्रल बैंक में नौकरी कर रहे हैं। जो उनकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता है, उसमें हमें स्थिरता चाहिए। वो फाइल भी हमारी गई है, क्योंकि उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी हम जो प्रस्ताव रखा है वो लेना नहीं चाहते, इसलिए सरकार के पास ये विचाराधीन है और हमारी खेल नीति में इसका हमने प्रावधान किया है। श्री अर्जुनलाल मीणा, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 169। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, बनाए गए नियमों की सूचना परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। जिन विषयों के बारे में अभी अनुसूचित क्षेत्रों में शक्तियाँ दी जानी हैं, उनमें मादक पदार्थों के विक्रय एवं उपयोग रोकने संबंधी नियम तथा लघु वन उपजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं शक्तियां देने संबंधी नियम बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
जो शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। खंड 2 जी नहीं। खंड 3 उक्त अधिनियम में आदिवासी परिषद के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शेड्यूल एरिया में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में, जैसे मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मादक पदार्थों के विक्रय और उपयोग को रोकने संबंधी नियम बनाने की प्रक्रिया अधीन है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शेड्यूल एरिया में आदिवासी अपनी त्यौहार और विवाह में जो शराब बनाता है और उसका उपयोग करता है, उसको पंचायत राज संस्था को जो अधिकार देने की जो बात कही है, नियम बनाने की बात कर रहे हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शेड्यूल एरिया में शराब बनाना, उसका उपयोग करना, दूसरा शेड्यूल एरिया में माइनिंग का जो खनन कार्य करने के लिए और वन उपज जो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी खुद अपने एरिया में अपने कब्जे में जो वनों का उसका रखवाली करता है और उसका उपयोग करने का उसको अधिकार नहीं है, उसको संस्था पंचायत राज संस्था को अधिकार नहीं दिए है, क्या सरकार उसको अधिकार देने का विचार रखती है या नहीं? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आदिवासी विकास परिषद का गठन करने का सरकार विचार नहीं रखती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अखिल भारतीय स्तर पर जैसे जनजातीय आयोग बना हुआ है, उसी तरह से प्रदेश में क्या आदिवासी विकास परिषद का गठन कर, अब आप प्रश्न पूछे, आप तो भाषण तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस आदिवासी विकास परिषद का गठन करने का विचार रखेगी या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल क्षेत्र में जो पंचायती राज संस्थाओं को जो ये पैसा के अंतर्गत जो एक्ट बना है, भारत सरकार ने 1996 में एक्ट बनाया था। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 1999 में पैसा के तहत राजस्थान में एक्ट बनाया। उसके तहत 14 चीज़ों का प्रावधान किया था। इसमें जो माननीय सदस्य ने जो कहा है, इसमें जो पहला था सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बनाने तथा उनके क्रियान्वयन, गरीबी उन्मूलन के लाभार्थियों का चयन एवं अन्य सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रम का लाभार्थियों का चयन। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन कर दिया गया है। दूसरा जो प्रावधान किया था, दूसरा प्रावधान था सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं राशि के उपभोग का प्रमाण पत्र ग्राम सभाओं दोनों जारी किया जाना। इसके तहत प्रोविजन किया जाकर कार्रवाई कर दी गई है। तीसरी बात जो है, अनुसूचित क्षेत्र जो शेड्यूल एरिया जो फिक्स किया है राजस्थान के कुछ जिलों में और कुछ पंचायतों में, कुछ गांवों में, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख पद अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित करना तथा आधे से अधिक पदों का अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, इसकी पालना राजस्थान सरकार ने कर दी गई है। चौथी बात जो है इस एक्ट के तहत जो कही है, अनुसूचित क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु पुनर्स्थापन हेतु भूमि के अर्जन के पूर्व। 3 ही प्रश्न है, चौथा कहां से आ गया? 3 ही प्रश्न है ये तो। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 14 प्रावधान इस एक्ट के तहत किए हैं, उसमें से लगभग 11 प्रोविजन तो राजस्थान सरकार ने लागू कर दिए हैं। जो 3 चीज जो बाकी है, एक तो फॉरेस्ट के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है। फॉरेस्ट के बारे में मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि पैसा के अंतर्गत जो एक्ट बना है, इसके तहत कुछ चीज़ों के बारे में तो पंचायती राज व्यवस्था ने आदेश जारी कर दिए हैं। सिर्फ तेंदुपत्ता के बारे में जो एक ऐसी क्रॉप है जिसके के बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट से चर्चा चल रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ये तय हो जाएगा तो इसके तहत भी हम लोग इसमें आदेश जारी कर देंगे। दूसरी बात जो है माननीय सदस्य ने जो की है, आदिवासी परिषद के गठन की बात। आदिवासी परिषद के गठन के बारे में पैसा एक्ट के तहत कोई प्रावधान नहीं है, और पैसा के तहत कोई प्रावधान नहीं है। और जहाँ तक ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड की जो बात कही है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये टीएडी डिपार्टमेंट के तहत ऑलरेडी ये परिषद का गठन किया जा चुका है, और उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि उसमें माननीय सदस्य भी सदस्य हैं, और इसमें वही माननीय सदस्य आते हैं इस एडवाइजरी बोर्ड में जो कि इस एरिया से जीत के आते हैं। एक्साइज के बारे में मैं
इतना विस्तार से बता दिया, अब आप क्या पूछेंगे? अध्यक्ष महोदय, जो 99 का एक्ट है, उस एक्ट के ये प्रोविजन है कि यदि 1 साल के अंदर सरकार कानून नहीं बनाती है तो कानून वो लागू होंगे। आप क्या प्रक्रिया अधीन कर रहे हैं? एक्सटेंडेड एक्ट का जो प्रोविजन है उससे उत्तर दिया, वो कॉन्ट्रेरी उत्तर है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो सब एक्सटेंडेड एक्ट है उसको दोबारा देख लें। एक्सटेंडेड एक्ट के अंदर ये प्रोविजन नहीं है, सरकार को केवल मात्र 1 साल के अंदर अधिकार था और 1 साल में ये अमेंडमेंट नहीं किया है तो वो ऐसे कैसे लागू होंगे? ये उसका पार्ट है एक्ट का। अध्यक्ष महोदय 99 में आपने एक्ट बनाया, आपने एक्ट बनाने के बाद आपने 1 साल का प्रावधान आपने लागू नहीं किया। नहीं किया तो आप बता सकते हो क्या? क्या मतलब की बात कर रहे हैं आप? सुन तो लो, आप एक्ट के प्रोविजन का हमने का कोई संबंध नहीं है। आप सुनिए, आप सुनिए पहले सुनिए। आपने प्रश्न पूछा, सुनने का तो माता रखो। आप बोलिए, आप सुनिए। हाँ जी। अध्यक्ष महोदय, 99 में एक्ट लागू हुआ। एक्ट लागू होने के बाद जो 14 चीजें आदिवासी एरिया में पंचायतों को ट्रांसफर करनी थी उसमें से 11 अब तक की जा चुकी है। 3 चीजें और ट्रांसफर करनी है लेकिन उसकी प्रक्रिया चल रही है। और अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि उसके लिए जो हमारे विभाग में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं रखी है, उसमें से भी अधिकतर चीजें दे दी गई है। केवल उसका कुछ प्रोसीजर ऐसा है जिसकी वजह से फाइनेंस में इसको भेजा हुआ है और इसको बहुत जल्दी क्लियर कर देंगे। आपने तो पूरे 5 साल तक कुछ नहीं किया, हम तो अभी हमने इतना तो कर दिया कि उसको लागू करने वाले हैं और बहुत जल्दी मैं सदन में आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी लागू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ है उस एक का। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप प्रश्न पूछ लीजिए। आप प्रश्न पूछ रहे हो क्या? मंत्री महोदय ये बताएंगे कि उस एक्ट के अंदर प्रोविजन लिखा हुआ है कि 1 साल में लागू होगा या नहीं? बताइए आप। अध्यक्ष महोदय, उस एक्ट में लागू करने का भी है और उसमें नियम बना करके और नियम बनाने का भी है। तो हमने सबके नियम बनाए और उसमें सिर्फ ये 3 चीजें जो लागू करनी है उसके नियम बनने हैं। उस एक्ट में कोई आपके सरकार के पास कोई छूट ही नहीं है। आपकी सरकार के पास तो छूट थी और हमारी सरकार के पास छूट नहीं है। सरकारें अलग अलग होती है। आपकी सरकार के पास, मेरी सरकार के पास कानून से ऊपर। आपने 90 से लेकर 2003 तक लागू नहीं किया जो तो छूट थी और हम अब लागू कर रहे हैं, हमें छूट नहीं है। मंत्री से बच सकते हैं अध्यक्ष महोदय, हम तो लागू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत दुर्भाग्य है, कानून का इंटरप्रिटेशन न हमारी सरकार कर सकती, नहीं सरकार कर सकती है। कानून में लिखा हुआ है कि 1 साल में मैंडेटरी है। ये है कि नहीं? ये बताइए आप। हमने किया कि नहीं किया? छोड़िए, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। आप 2.5 साल हो गया, आप क्या कर लिया? आप ये खड़े होकर बताइए कि क्या कानून में आपको छूट है? खाली आप साइड से करें, जवाब का इस बात का मंत्री है, जिम्मेदार आदमी है। हमने किया कि नहीं किया? कानून का प्रोविजन बहुत साफ है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, सदन को गुमराह कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिशपाल मिर्जा। प्रश्न संख्या 170। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नागौर जिले को आवंटित खाद्यान्न में से विधानसभा क्षेत्र डेगाना को जनवरी 2005 से दिसंबर 2005 तक की अवधि में बीपीएल परिवारों के लिए 2519.5 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया। माहवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। इनमें से उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा इस अवधि में 2321.19 मीट्रिक टन गेहूं का उठाव किया गया है। ग्राम वार पंचायत वार विवरण का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, ये सही है कि डेगाना क्षेत्र में कुछ पंचायतों जैसे पालियास, मेवड़ा, बिखरनिया, गुढ़ा, जगमलोता, मोरियाना, बछवास, इग्यासनी एवं भैरूंदा में राशन डीलर्स द्वारा 5-6 माह से अधिक समय से गेहूं नहीं उठाया, जिसके कारण गेहूं का वितरण नहीं हो सका। खंड 3, जी नहीं, गेहूं वितरण में कोई धांधली नहीं की गई, गेहूं उठाकर बांटा नहीं गया एवं जिन जिन डीलर्स द्वारा ये लापरवाही की गई उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि खंड 2 में जो उत्तर मंत्री जी ने दिया कि 6 महीने तक डीलर्स ने गेहूं नहीं उठाया, 6 महीने तक नहीं उठाया, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या 6 महीने नहीं उठाया तो उनको आपने नोटिस दिया
क्या 6 महीने गेहूं नहीं उठाया, उसका जो नुकसान उन गरीब आदमियों को हुआ उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? 6 महीने तक नहीं उठाया तो उनको निलंबित करके आपके दूसरों को डीलरशिप क्यों नहीं दी? नंबर 2, मेरी जानकारी के अनुसार जैसा कि आपने कुछ पंचायतों का विवरण दिया, उनमें पंचायत झगड़वास जनवरी 5 से दिसंबर 5 तक कितनी बार गेहूं उठाया? जो गेहूं उठाया वो नियमानुसार उठाया? अगर नियम के खिलाफ वो गेहूं उठाया तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कराएंगे, क्या जांच कराने का विचार रखते हैं? पंचायत झगड़वास, इसका आप जवाब दें। मूल प्रश्न, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा तो झगड़ा महीने तक जो गेहूं बीपीएल परिवारों को नहीं मिला, इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और मंत्री महोदय उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मेरा झगड़ा माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने कहा, साहब क्या आपका झगड़ा है? मेरा झगड़ा है ये कि जो गरीबों का गेहूं 6 महीने डूब गया। आपने पूछ लिया, आप उनको पूछ। हाँ, यही कह रहा हूँ साहब, उनको जवाब दे रहा हूँ, आप इनका कुछ व्यवस्था करो, ये बार बार ठोकते बीच में। जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, अब मंत्री जी जवाब देंगे आपको। पंचायत का नाम ऐसा ही है। झगड़वा में क्या झगड़ा है? मैंने तो ये पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन डीलर्स ने सुनिए जिन डीलर्स ने गेहूं नहीं उठाया और उठा के बांटा नहीं, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पहले से किए जारी कर दिए गए हैं और उसमें कई कारण माननीय अध्यक्ष महोदय आए। एक तो माने सदस्य को पता है कि इनके वहाँ एक संस्था गेहूं का वितरण करती है, जीएसएस हिरणी ढाणी डेगाना। वो हिरणी ढाणी डेगाना जीएसएस हाईकोर्ट से स्टे ले आई, जिसके कारण गेहूं लैप्स हो गया और हाईकोर्ट का स्टे के कारण हम उसमें कार्रवाई नहीं कर पाए। किंतु ये उससे रिलेटेड नहीं है। इन जिन 8 लोगों के 10 सेंटर ने 8 सेंटर के 10 लोगों ने जो गेहूं नहीं उठाया, उनके खिलाफ हम निलंबन की कार्रवाई करेंगे। ठीक। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिस पंचायत के बारे में पूछा है, मैंने झगड़वास के बारे में, उनको गेहूं दिलवाने की क्या व्यवस्था करवाई और संबंधित अधिकारी जिन्होंने 6 महीने तक गेहूं उपलब्ध नहीं करवाया, उनमें कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है? संबंधित अधिकारियों ने गेहूं बांटा है, गलती उठाने वालों की है, एफपीएस डीलर्स की, इसलिए कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ होगी। चलो आगे। लेकिन 6 महीने तक वो नहीं उठाए, फिर आप कुछ न करो तो गलत बात है ना। इसमें अध्यक्ष महोदय, यही माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बात है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हम बड़े गंभीर हैं। जिन्होंने नहीं उठाया उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन महोदय, आप तो ये बता दें मंत्री महोदय। सराधना 171। नेक्स्ट क्वेश्चन रामचंद्र सराधना 171। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राज्य की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत समितियों के निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा क्रमशः कराए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अब राज्य सहकारी समितियों के चुनाव कितने अंतराल के बाद हो रहे हैं? एक। दूसरा प्रश्न है, कितने अंतराल के बाद होने चाहिए थे? 2। और तीसरा प्रश्न है, आपने कहा निर्वाचन की एक सतत प्रक्रिया है, क्या ये समय पर नहीं होने के बाद भी सतत प्रक्रिया कहेंगे? सतत प्रक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पैक्स और लैंप के चुनाव 91 के बाद नहीं हुए हैं। केंद्रीय संस्थाएं, सीसीबी, क्रय विक्रय सहकारी समितियां, होलसेल भंडार, उनके चुनाव 92 के बाद नहीं हुए हैं। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव 97 के बाद नहीं हुए हैं। राज्य अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन लिमिटेड के चुनाव 99 के बाद नहीं हुए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए हैं। अपेक्स बैंक के चुनाव 94 के बाद नहीं हुए हैं। राजफेड के चुनाव 92 के बाद नहीं हुए हैं। ऑनफेड के चुनाव 92 के बाद नहीं हुए। एसएलडीबी के चुनाव 97 के बाद नहीं हुए। सहकारी मुद्रणालय के चुनाव 94 के बाद नहीं हुए। सहकारी संघ के चुनाव 94 के बाद नहीं हुए। अनुजा निगम के चुनाव 96 के बाद नहीं हुए। बुनकर वितरण एवं विपणन सहकारी संघ के चुनाव 94 के बाद नहीं हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये नहीं था, आपने पढ़ के सुना दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था कितने अंतराल के बाद होने चाहिए थे और कितनी देर से हो रहे हैं?
और फिर भी आप सतत प्रक्रिया बता रहे हैं। सतत प्रक्रिया क्या है? अंत कब होगा इसका? माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है। मतलब है कि टाइमली होने चाहिए। ये नहीं, फिर कितना लेट हो रहे हैं और कितना लेट पहले होने चाहिए थे? समय पर निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिए थे, समय की समाप्ति के बाद होने चाहिए, ये है सतत प्रक्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी गंभीर मामला है। काफी वर्षों से चुनाव इन्होंने नहीं करवाए और उसके कारण से सहकारी संस्थाओं को काफी नुकसान हुआ है। जो लोकतांत्रिक तरीके से चलनी चाहिए थी सहकारी संस्थाएं, वो नहीं चल पा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने चुनाव प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे, इसलिए हमने कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया है। क्योंकि जो माननीय न्यायालय का निर्देश इस प्रकार का था, इस प्रकार का गठन होना चाहिए और हमने उसका गठन कर दिया है। गठन के बाद हमने दुग्ध सहकारी समितियों के चुनाव करा दिए हैं और हम अब चरणबद्ध तरीके से नहीं, मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं। मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं कि दुग्ध सहकारी संस्थाओं के चुनाव कहां से करा दिए? सुप्रीम कोर्ट ने करवाए हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव 91 के बाद में किसकी सरकार बनी, इनको ये मालूम नहीं है। क्या क्यों नहीं चुनाव करे? इनको कौन रोकेगा? कैसे नहीं सुने? असत्य क्यों बोल रहे हैं मंत्री जी? चैलेंज करने का जब मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं, करवाए नहीं। दुग्ध सहकारी संस्थाओं के माननीय सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से माननीय सदस्य, सदन को गुमराह करें। आप बनेड़ा से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बनेड़ा बीच से में आते फिर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी स्थान ग्रहण कर लीजिए। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कांग्रेस की स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। वो असत्य वाचन करते हैं तो आपके पास नियम है, वो असत्य वाचन करते हैं, नियम है आपके पास, आइए उन नियमों में। अन्य अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये रह गया, और तो आपने बता दिया आपकी इच्छा है, आपकी सरकार की इच्छा है चुनाव करवाने की। 2.5 साल से बराबर इच्छा व्यक्त करते जा रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। अब कब तक करा देंगे ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी कहा कि हम चुनाव कराना चाहते हैं और ये चुनाव करवाना जो हमने कहा कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का काम है और वह उचित समय दे करके चुनाव कराएंगे। अभी आप जानती है कि सरसों की कटाई हो रही है, सरसों की खरीद हो रही है, सारे हमारे कर्मचारी अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उचित समय दे करके चुनाव करवा दिए जाएंगे। अन्य अध्यक्ष महोदय, समय हो रहा है, मैं निवेदन करना चाह रहा था। मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन है कि आप कब तक करा देंगे? समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री संयम लोढ़ा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में भारी बरसात एवं ओलावृष्टि से किसानों के नुकसान का आकलन कराया जाकर राहत कोष में 50 करोड़ का प्रावधान कर मदद दिए जाने के संबंध में। स्थगन प्रस्ताव पर तो अनुमति देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि मंत्री महोदय इस संबंध में वक्तव्य दें। हाँ, वो कोई आज देना जरूरी नहीं है, आपको मैंने कहा वक्तव्य दें सुविधा अनुसार। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में सूचना के अधिकार के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग एवं अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने के संबंध में। इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। श्री हेमराज मीणा सदस्य की ओर से जिला 12 में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 76 के निर्माण से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्रीमती ममता शर्मा एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में बलात्कार पीड़ित महिलाओं को राहत राशि का समय पर भुगतान नहीं करने के संबंध में। श्री रामनारायण मीणा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में चोरी एवं ठगी की घटनाओं के संबंध में। श्री बाबूलाल नागर एवं 16 अन्य सदस्यों की ओर से राजकीय कॉलेज सांभर लेक के प्राचार्य द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं आदि के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। और श्री बाबूलाल नागर और 16 अन्य सदस्यों की ओर से जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है वो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है, इसलिए उस बारे में भी मैं अपनी अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री अमराराम धोध सदस्य की ओर से सीकर सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के संबंध में
स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूँ, फिर भी माननीय सदस्य को 2 मिनट में अपनी बात कहने की अनुमति होगी। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। श्री जुबेर खान एवं 25 अन्य सदस्यों की ओर से कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के एक मंत्री द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त तथ्यों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि मंत्री द्वारा दिए गए भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि प्रस्ताव में आशंका व्यक्त की गई है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। जो प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, चूँकि इस सप्ताह में एक भी 295 के अंतर्गत नहीं विशेष उल्लेख किया गया है, इसलिए मैं समस्त ये जितने भी हैं 35 हैं 36 हैं, इन सभी को पढ़ा हुआ मान लेती हूँ। हाँ, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। श्री भागीरथ चौधरी सदस्य की ओर से किशनगढ़ में पावरलूम उद्योग के नियोजित विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में, श्री राकेश मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र परबतसर में ग्राम गुणावती में अवैध खनन कार्य होने के संबंध में, श्री बनवारी लाल शर्मा सदस्य की ओर से धौलपुर के संगीतज्ञ श्री महमूद धौलपुरी का राज्य सरकार द्वारा मान सम्मान करने बाबत, श्री खुशवीर सिंह सदस्य की ओर से वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की पालना कर शीघ्र बोर्ड का गठन करने के संबंध में, श्री रामचंद्र झारोड़ा सदस्य की ओर से नोहर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के लिए जल प्रबंधन किए जाने के संबंध में, श्री वीरेंद्र बेनीवाल सदस्य की ओर से आरजेडी नहर के RD 19 से निकलने वाली संसार देसर माइनर का निर्माण करवाने के संबंध में, श्री बद्रीलाल जाट सदस्य की ओर से कपासन में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में, श्री शिवजी राम मीणा सदस्य की ओर से जहाजपुर के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों के संबंध में, श्री रिछपाल सिंह मिर्धा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डेगाना की पेयजल समस्या के संबंध में, श्री जोगाराम पटेल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लूणी के विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के संबंध में, श्री बाबू सिंह राठौड़ सदस्य की ओर से शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए छात्रावास खोलने के संबंध में, श्री सुरेंद्र पारिक सदस्य की ओर से नगर निगम जयपुर की गौशालाओं में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं के संबंध में, श्री नाथूराम आहारी सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने के संबंध में, श्री ज्ञानचंद पारक सदस्य की ओर से पाली के रंगाई छपाई उद्योग की मरणासन्न हालत को ठीक करने के संबंध में, श्री भंवरूप खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में चारा डिपो खोले जाने के संबंध में, श्री CD देवल सदस्य की ओर से जयपुर के न्यू सांगानेर रोड सोडाला एवं श्याम नगर की कॉलोनियों में स्थित विवाह स्थलों से नागरिकों को हो रही परेशानी के संबंध में, श्री रणधीर सिंह भिंडर सदस्य की ओर से तहसील धरियावद में DAP व अन्य फर्टिलाइजर की मनमानी कीमत किसानों से वसूल किए जाने के संबंध में, श्री फतेह सिंह सदस्य की ओर से पंचायत समिति कुशलगढ़ में अध्यापकों के स्वीकृत रिक्त पदों को भरने के संबंध में, श्री मंगलाराम गोधारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के ग्राम सडूवड़ी में क्रमोन्नति आदेश निरस्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रामलाल शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा की ओर से विधानसभा क्षेत्र चौमू की सड़कों के रखरखाव के संबंध में, श्री दाताराम गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के तीजों वाला बांध के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में, श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिलानी की सड़कों की हालत बहुत खराब होने के संबंध में, श्री लालचंद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र राय सिंह नगर के किसानों की समस्याओं के संबंध में, श्री तगाराम चौधरी सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर क्षेत्र के किसानों का रायडा मार्च माह में ही खरीद करवाने के संबंध में, श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11A दौसा मनोहरपुर को तरमीम शुदा नक्शानुसार नहीं बनाने के संबंध में,
श्रीमती राजकुमारी शर्मा सदस्य की ओर से राज्य में भ्रूण परीक्षण एवं भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर कदम उठाने के संबंध में। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य सदस्य की ओर से बीपीएल परिवारों की नई सूची जारी करने एवं अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों को सहायता प्रारंभ करने के संबंध में। श्री मुरारीलाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में 2 एनीकटों का निर्माण वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के तहत करवाने के संबंध में। श्री प्रभुलाल वर्मा सदस्य की ओर से तहसील नैनवा के कानून गो सर्किल करवर को इंद्रगढ़ तहसील में शामिल करने के संबंध में। श्री हरीशचंद्र कुमावा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नावा की टूटी फूटी सड़कों का पुनर्निर्माण करने के संबंध में। डॉक्टर समरजीत सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीनमाल के ग्राम राउला में 33 केवी सब स्टेशन की स्वीकृति के उपरांत भी नहीं बनाए जाने के संबंध में। श्री मांगीलाल गरासिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में कतिपय पुलियाओं का निर्माण करने के संबंध में। श्री जगसीराम कोहली सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रेवदर में कतिपय सड़कों का निर्माण करने के संबंध में। श्री रामकिशोर मीणा सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में की गई पदोन्नतियों में आरक्षित वर्ग का ध्यान नहीं करने के संबंध में। श्री धर्मेंद्र मोची सदस्य की ओर से रावतसर क्षेत्र में सेम की समस्या के संबंध में। श्री मदन राठौड़ सदस्य की ओर से सुमेरपुर के राजकीय चिकित्सालय में ट्रोमा यूनिट की टीम लगाने के संबंध में। श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य की ओर से जोधपुर में जिला अस्पताल स्थापित करने के संबंध में। श्री केडी बाबर सदस्य की ओर से सीकर शहर में नवलगढ़ रोड पर गंदे पानी की निकासी की समस्या के संबंध में। श्री अर्जुन लाल जीनगढ़ सदस्य राशमी तहसील मुख्यालय पर सरसों खरीद तौल केंद्र स्थापित करने के संबंध में। श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद सदस्य की ओर से जिला भरतपुर की सिंचाई व्यवस्था के संबंध में। श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सदस्य की ओर से जिला करौली की तहसील सपोटरा के ग्राम मांगरोल की मुख्य सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमणों के संबंध में। श्री भरत सिंह सदस्य की ओर से जिला कोटा में दिसंबर 2005 में नसबंदी शिविर में 2 महिलाओं की कथित मृत्यु की सहायता राशि का भुगतान करने के संबंध में। डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बस्सी में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने के संबंध में। श्री मोहन मेघवाल सदस्य की ओर से मोड़, तुर्रा, हार, माला, कलंगी आदि वस्तुओं को बिक्री से मुक्त करने के संबंध में। श्री हीरालाल निवाई सदस्य की ओर से निवाई की शिवाजी कॉलोनी में बसे गरीब वासियों को पट्टे देकर राहत प्रदान करने के संबंध में। श्री संयम लोढ़ा सदस्य की ओर से जिला सिरोही में भारी बरसात से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने आदि के संबंध में। आज सब मान्य सदस्यों को द्वारा दी गई उपरोक्त सभी विशेष उल्लेख की सूचनाओं को आज पढ़ा हुआ मान लिया गया। श्री अमराराम धोध। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमराराम जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज स्थगन प्रस्ताव एक दिया था सुबह 9:30 बजे से पहले भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में। एक दिन में एक माननीय सदस्य केवल एक ही स्थगन प्रस्ताव दे सकता है और चूंकि पहले आपने दे दिया था बरसात का, इसलिए उस अध्यक्ष महोदय वो 3 दिन पहले दिया हुआ है, नहीं किया। वो 3 दिन पहले दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय। और ये जो विषय बहुत गंभीर विषय है, प्रदेश नहीं देश के करोड़ों देशवासियों को इससे भारी आघात लगा है। जिस व्यक्ति ने ये आपने कल दिया था माननीय सदस्य। और दूसरी बात ये है, दूसरा आप मुझे आपको ये भी निवेदन करना है कि इस तरह की बातें जो भी हैं आप वैष्णव में आके बात किया करें, इस तरह से खड़े नहीं हुआ करें। ये आपका कल का दिया हुआ है, तारीख लगी हुई है कल की। जो आज का अध्यक्ष महोदय दिया गया है वो बहुत गंभीर है। गंभीर है, उसे आप कल दीजिएगा, आप उसे कल दीजिएगा। आप बिना गंभीर बात के तो कोई बात उठाते ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि एक नाबालिग 14-15 साल की बच्ची के साथ 3 तारीख को सदर थाना में एक FIR नंबर 56/2006 हुई और ऐसा अपराधी करते कि अपराधी लोगों का किस तरह से मनोबल है। आपस में बातें नहीं करें। जी नाथा द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आपको बात करनी है तो पीछे चले जाएं आप, क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधियों का किस तरह से हौसले हैं
14-15 साल की नाबालिग लड़की है जिसके घर जाकर के उसके घर से उठाकर अपराधी बेखौफ हैं, वो घर से उठाकर ले जाते हैं, सामूहिक रूप से उसके साथ व्यभिचार करते हैं और वापस छोड़ के चले जाते हैं आपकी पुलिस की मौजूदगी में। और अफसोस इस बात का है कि 15 दिन के बाद, क्योंकि वो ओबीसी की लड़की है, बड़े लोग उस पर जो अत्याचार करने वाले हैं उनको आपकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। सबसे बड़ी अफसोसजनक बात तो यह है, जहां हमारी मुख्यमंत्री यहां खड़ी होकर ये कहती है कि राजस्थान में जो भी नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का करते हैं उनको टांग देना चाहिए, चाहे फांसी पे टांग देना चाहिए। गृह मंत्री जी ऐसे हैं कि कोई सिफारिश करे इस मामले में वो किसी की नहीं सुनेंगे। नहीं, लेकिन गृह मंत्री जी नहीं जानते हैं। गृह मंत्री जी से ऊपर भी मुख्यमंत्री जी हैं और जो मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल नजदीक हैं गृह मंत्री जी भी ऐसा हो जाते हैं। अफसोस इस बात का है, गृह मंत्री जी पे मेरा कोई आरोप नहीं है। आप असहाय हो जाते हैं क्या कभी? आप असहाय होते हैं क्या कभी? गृह मंत्री जी से भी ऊपर मुख्यमंत्री जी हैं। किस तरह से जघन्य अपराध करने वालों को बचाने का, पुलिस की मौजूदगी का इंटीमेशन देने वाले को पुलिस पकड़ के ले आती है और उनको पुलिस से छुड़वा दिया जाता है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के वहां स्थानीय नेताओं को भूमि पर कब्जा करने का, शराब माफियाओं को सहयोग करने का सहयोग करते हैं, इसलिए उनको छुड़वाना बहुत जरूरी होता है। क्या यहां खड़े होकर राजस्थान की मुख्यमंत्री, सदन की नेता 15 दिन हो गए नामजद है, 6 तारीख को उसने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के बयान कर दिए। क्या बच गया? नामजद हैं, उसी गांव के अपराधी हैं और उनको पुलिस की सूचना देकर भगाने वाले, सहयोग करने वालों को पुलिस पकड़ के लाती है और उनको नेताजी छुड़वा देते हैं। इस कथनी और करनी में जो अंतर है, माननीय गृह मंत्री जी, अपराधी कोई किसी का नहीं है। आज हो सकता है आपकी राज के कारण आपके लोगों को मदद करते हो, लेकिन कल अगर राज बदल जाएगा, न आपके रहेंगे न उनके रहेंगे, वो अपराध के हैं। इसलिए मेरा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय इतना ही निवेदन है, क्योंकि लोग इतने उद्वेलित हैं, 2 दफा एसपी कार्यालय के सामने आए और आज पूरे जिले के लोग जिला कलेक्टर महोदय के सीकर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको मजबूर, इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाए कि 15 दिन के बाद नामजद मुलजिम होने के बाद भी अरेस्ट नहीं हो। लोगों को सड़कों पे उतरकर अनहोनी करने के लिए आपका प्रशासन मजबूर नहीं करे, ऐसे नहीं है। अगर इच्छा हो सरकार की तो दिल्ली से, नोएडा से गिरफ्तार हो सकते हैं, तो क्या सीकर का अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सकता? लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी सीकर की पुलिस बिल्कुल इस तरह से अपराधी और गिरोह के पास, क्योंकि प्रशासन के पास, मुख्यमंत्री के कार्यालय के पास भी पहुंचे कि किस तरह से अपराधी लोगों को साथ करके, किस तरह से वहां के स्थानीय नेता आपकी भारतीय जनता पार्टी का उन अपराधियों का किस तरह से संरक्षण कर रहे हैं, चाहे वो 302 के हों, चाहे 376 के हों, उन अपराधियों का जिस तरह से संरक्षण कर रहे हैं। मैं मंत्री पे महोदय से निश्चित रूप से न्याय की उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों को तुरंत अति शीघ्र गिरफ्तार करके न्याय के हवाले करें, न्यायालय के हवाले करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी वो हमने हमारी तफ्तीश से भी, जो 2 लोग उसने 164 के बयान में जिनको अपराधी माना, उनको पुलिस बराबर ढूंढ रही है, लेकिन वो कहीं तो भी भागे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपराधी चाहे कोई किसी से भी जुड़ा हुआ हो, ये अपराधी है और अपराधी के कारण से उसको निश्चित रूप से पकड़ करके जो कुछ भी उसने किया, मेडिकल उसका हुआ, 164 के बयान हुए हैं, घर से ले गए हैं, ये बात सही है, और इसके आधार पर जो भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है निश्चित रूप से करूंगा, इसमें कहीं संदेह करने का कोई कारण नहीं। नहीं अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि उन अपराधियों को टेलीफोन के विभाग से आपके विभाग ने लिए, उन अपराधियों को भगाने में जिसने मदद की उनको लेके आए, उनको छुड़ा दिया। हमारी पूरी कोशिश होगी, आपकी भावना मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से। इन अपराधियों को पुलिस का इंटीमेशन देकर के मोबाइल के माध्यम से दिया और पुलिस उनसे सर्च आउट करना चाहती थी कि वो कहां है। जिनको मुलजिम को भगाने में जिन्होंने मदद करता, वो भी अपराधी आपकी सीआरपीसी के तहत अपराधी है, जो जानकारी उनको छुड़ा देते।
मैं उसको भी ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आज हिदायत दूंगा कि जिस ढंग से भी हो, जिस तरीके से भी इनको ढूंढा जा सकता है, जहां से भी टेलीफोन आपस में भी हुए उन सबको निश्चित रूप से ढूंढ करके इन दोनों अभियुक्तों को हम पकड़ करके जल्दी से जल्दी आपके सामने, और संभव हुआ तो तुरंत आपके यहाँ सदन में ला करके बताऊंगा कि मैंने आज इनको पकड़ लिया है। अध्यक्ष महोदय, इस समय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उपाध्यक्ष महोदय परीक्षाएं चल रही हैं। मैंने स्थगन दिया है उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और 16 और सदस्यों ने के लिए उपाध्यक्ष महोदय परीक्षाएं चल रही हैं, छात्र धरने पर बैठे हैं उपाध्यक्ष महोदय। जब छात्रों के भविष्य का मामला उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ परीक्षाएं चल रही हैं और छात्र कल से धरने पर बैठे उपाध्यक्ष महोदय, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा उपाध्यक्ष महोदय। मेरी आपसे आग्रह उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे, मेरी आपसे प्रार्थना उपाध्यक्ष महोदय। सांबर लेक महाविद्यालय में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है माननीय सचेतक महोदय। सोई पड़ी है सांबर लेक विद्यालय में, आपका महाविद्यालय में कोई ध्यान नहीं है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं की जांच अभी भी न्यायालय में पेंडिंग है। तो लड़कियों के साथ अपने सहयोगियों अध्यापकों के साथ जाति सूत्र गालियां दे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये व्यवस्था दी थी कि एक व्यक्ति से संबंधित मामला है, इसलिए मैं बीच में खड़ा नहीं हुआ हूँ, इसलिए माननीय सदस्य वैसे मिले। वैसे मैंने कल ही इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे, मेरे से सब लोग मिल लिए थे और मैं सारी परिस्थिति से अवगत हूँ। निश्चिंत रहे, परीक्षा होगी, और क्योंकि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो गई थी इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। ऑन ए पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजधानी में राजस्थान भर के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और एक लेखक और प्रकाशक का पुतला जला रहे हैं इस बात को लेकर के कि उसने ये ऐसी किताब लिखी है जिसमें भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में अंदरगल बातें इस पुस्तक में माननीय उपाध्यक्ष महोदय कही है। और इस पुस्तक में के माध्यम से एक ऐसे नेता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का मामला है, युवक कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता ये मांग करना चाहते हैं। आप अपने आकाओं से राजस्थान में अपने आकाओं से कहो। आकाओं ये आपके वक्त में छपी थी किताब, क्या छपी थी तो एक्शन ले। किताब निंदनीय है। अरे आप एक्शन राजस्थान में आपकी केंद्र विड्रॉ करना चाहिए। अरे आप ये मांग करना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, अपने कार्रवाई तो कर दो। ये किताब लिखी है सीआरपीसी की सेक्शन 95 में मुकदमा दर्ज किया जाए उसके खिलाफ, मात्र आपने राजनीतिक विचारधारा यहाँ क्या लेने देना और उसको गिरफ्तार किया जाए प्रकाशक को। राजस्थान से क्या विषय इसका? राजस्थान से उसका कोई नहीं चलेगा। राजस्थान से इस विषय का अध्यक्ष महोदय, राजीव जी के बारे में जो भी बातें लिखी है और इस किताब को राजस्थान से तत्काल विड्रॉ किया जाना चाहिए। इस तरह की भारत रत्न राजीव गांधी जी के बारे में जो भी लिखा गया है वो निंदनीय है। सरकार के ही प्रशासन में केंद्र के चलते हैं, फिर भी आप मुकदमा दर्ज कराओ, जरूर कार्रवाई करेंगे। आप कराओ ना। इसके विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो जरूर कार्रवाई करेंगे, हमको कहीं भी इसमें संदेह नहीं है। लेकिन मैं आज आप इस छोटी सी बात पर और हमारे सारे भगवान पर जिस प्रकार की टिप्पणियां की उसके बारे में तो ऐसे खड़े नहीं हुए आप लोग। सुबह यह समाचार एक समाचार पत्र में पढ़ने के पश्चात मुझे बासार पुस्तकालय विभाग का भी नाम था, तो मैंने इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की। उससे ये पुस्तक नेहरू युवा केंद्र के द्वारा खरीदी गई है। राजस्थान सरकार के बासा पुस्तकालय विभाग ने इसमें न तो कोई अनुदान दिया है न कोई पैसा दिया है। ये राजा राममोहन फाउंडेशन जो दिल्ली में है उसके द्वारा इस पुस्तक को खरीद करके यहाँ राजस्थान में भेजी गई है और नेहरू युवा केंद्र ने पुस्तक खरीदी है। इसमें राजस्थान सरकार का या शिक्षा विभाग का या ये पुस्तक जयपुर में छपी है इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा करो तो सुनो, और ये जो पोर्शन है इसको फॉरफिट किया जाए। बात तो आप मुकदमा करवा रहे हो क्या? बात तो सुनो, तो पूरी बात तो सुनिए। इस प्रकार की किसी भी राष्ट्र नेता के बारे में कोई बात लिखना न तो आपको अच्छी लगती है न हमको किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल गलत बात लिखी है और इसलिए मैंने शिक्षा विभाग में तो कही दिया है कि इस प्रकार की पुस्तक को पढ़ाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल शोभनीय भी नहीं है। आज सुबह मैंने इस बात के आदेश दिए थे। बाकी गृह मंत्री जी ने आपको कही दिया है कि जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो गृह मंत्रालय करेगा
राजस्थान सरकार का या शिक्षा विभाग का या किसी भी प्रकार से राजीव जी के असम्मान के बारे में कोई बात करने का मकसद ही नहीं है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे हैं, भारत रत्न की उपाधि मिली है, इसलिए इस बात को मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी ने जो कहा है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा उसके लिए धन्यवाद। परंतु राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की सीधा संबंध राजस्थान के पुस्तकालय से भी है। हम आपके वहां से ग्रांट ही नहीं आती है, नहीं दी अपन ने, हमको ग्रांट नहीं मिलती है, बात ठीक है, लेकिन हमने इस पुस्तकालय कोई ग्रांट नहीं। मुझे मालूम है, आपने कहा, मैं इस बात सहमत हूं, लेकिन क्या आप राजा राम मोहन राय फंड से राजस्थान सरकार को पैसा लेने के लिए मना करेंगे? तो बिकॉज यू गेट द मनी फ्रॉम राजा राम मोहन फंड फॉर द पुस्तकालय राजस्थान। तो जिस फंड को आप ले रहे हैं उसमें इस तरह की किताबें रिकमेंड की जाए, उसके संबंध में राजस्थान सरकार क्या राजा राममोहन राय के उनको लिख के देगी? नहीं, हम राजा राममोहन राय फाउंडेशन लिखेंगे कि इस प्रकार की पुस्तकें कम से कम राजस्थान में तो नहीं भेजे, कांग्रेस शासित राज्यों में भेज तो भेज दें। बहुत अच्छा, आपको बहुत एक किताब राजस्थान के अंदर छपी है गृह मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं करेंगे एक किताब राजस्थान में छपी है ये। अब क्या रहेगा उपाध्यक्ष महोदय, राजा राम मोहन राय ट्रस्ट से जो किताबें खरीदी जाती है उसमें राजस्थान सरकार के अधिकारियों की कमेटी उन किताबों को और नहीं है, ये नेहरू युवा केंद्र ने सीधी राजा राम मोहन राय फाउंडेशन से नेहरू युवा केंद्र को अपनी पुस्तकालय से, अपनी कमेटी से, अपने अनुदान से इसका कोई लेना देना नहीं है। सीधी नेहरू युवा केंद्र, नहीं गलत है में भी आती है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में भी राजा राम मोहन राय का फंड आता है, उसकी किताब आती है। तो आप क्या ये निर्णय लेंगे कि वहां पर इस तरह की पुस्तक है तो उसको निकालेंगे बाहर? ये पूछने के बाद मैं सीधा कह रहा हूं कि मैं इस प्रकार की पुस्तकों के पक्ष में हुई नहीं। हमारा तो अलग से जो पैसा आता है उसकी कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी रिकमेंड करती है कि इन पुस्तकों को खरीदा जाए, उस रिकमेंडेशन में ये पुस्तक नहीं है। ये तो सहमत है, पर राजा राम मोहन की किताबें आपके पास आ रही है, उसको कैसे रोकोगे? राजा राम मोहन राय की किताबें नहीं आ रही है, हमारे पास राजा मोहन राय फंड से पैसा आता है किताब खरीदने के लिए। एक ये नेहरू युवा केंद्र को भारत वर्ष में सीधा सभी राज्यों में ये भेजती है खरीद कर नेहरू युवा केंद्र, तो सारी जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र की है। एक मिनट साहब, एक मिनट में आपसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्रिमिनल लॉ के अंदर सीआरपीसी के तहत माननीय गृह मंत्री जी आप सुमोटो भी केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। देखिए, आज देश में किसी भी राजनीतिक दल के अंदर महान व्यक्ति हुए हैं, अपनी अपनी आस्था है। आपके यहाँ स्वर्गीय श्याम प्रसाद जी मुखर्जी, स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय, हम उनके विचारों से सहमति या सहमति हो सकती है, नीतियों से, विचारों से, लेकिन हम उनके सम्मान के अंदर कोई बात कहें ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राजीव गांधी भारत रत्न, देश के प्रधानमंत्री, हो सकता है आप उनकी नीतियों से, उनके विचारों से सहमति या सहमति बहुत से लोगों की हो सकती है, लेकिन ये परंपरा चल उठी कि इतने महान पुरुषों को आप देशद्रोही कहें, ये बड़ी अनुचित बात है। मेरा आपसे मेरा एक कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जिससे कि आपकी भावनाओं को, लेकिन मैंने कहा ना, आप किसी के भी विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं। आपकी पार्टी के भी बड़े महान नेता रहे हैं। मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे और जोर दे के कह रहा हूं कि क्रिमिनल लॉ के अंदर आप गृह मंत्री हैं, आप सुमोटो भी केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं और एक आप स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करेंगे, यही मेरा आपसे अनुरोध है। यहाँ कुछ कहने की कृपा करें आप। मैं सोचता हूँ कि आज अखबार में पढ़ करके आपकी भावनाओं को जो चोट लगी, अगर इसको पहले किसी ने पढ़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, आपका ज्ञान का भी वर्धन होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिनकी भावनाओं को चोट पहुँची वो तो नहीं लिखाना चाहते हैं, हम तो हमारा कर्तव्य करेंगे। मतलब आप उनकी यहाँ तो वफादारी कर रहे हो और रिपोर्ट लिखाने में भी आप कतरा रहे हो। हम तो हमारी जिम्मेदारी जो भी होगी कानून के तहत वो हम करेंगे, उससे हम ना नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जिनको आहत हुआ कम से कम अपनी तरफ से भी अगर एफआईआर लिखाएं तो क्या ऐतराज हो सकता है? मैं आपसे निवेदन करूं कि आज ही ये बात अखबार में पढ़ने का मौका मिला, उसके पहले हमारी जानकारी में हमें कहां से जानकारी जब आपको नहीं है? मेरा आप निवेदन सुने, कि आज ही ये बात अखबार के अंदर आई है। देश को डाइवर्ट क्यों करते हो? नेहरू युवा केंद्र आपकी दिल्ली की हर पुस्तक तो पढ़े, नेहरू युवा केंद्र मुकदमा दर्ज करवाए, नेहरू युवा केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई करें, हम भी एफआईआर करेंगे और आपने कह दिया कि आप कार्रवाई करेंगे
और हम भी निश्चित रूप से FIR इसके अंदर कराएंगे। आपने कहा कि आप स्वयं इसके ऊपर कार्रवाई करके सुमोटो FIR आपने परिचय दिया यहाँ पर सूझबूझ का, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप निश्चित रूप से कार्रवाई करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कन्हैयालाल मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर आगरा रोड जो 4 लेन का कार्य चल रहा है, उस 4 लेन के कार्य को MJM कंपनी मलेशिया की उस निर्माण कार्य का अपने हाथ में ले रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की जमीन को पूर्व में जो ऑप्ट की थी उसमें 42 फीट तक का उनको मुआवजा दिया गया था, उनको उसकी राशि दी गई थी। और उसके बाद में जो वो कंपनी है वो दादागिरी के साथ में, हरदर्मिता के साथ में, बिना किसी मुआवजा दिए हुए वो किसानों की 75 फीट जमीन को लेना चाहती है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि कोई 75 फीट जमीन का पहले मुआवजा नहीं दिया, आज काश्तकार वहां धरने पर बैठे हुए, काश्तकार कभी भी उनको वो कार्य नहीं करने देंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो 75 फीट तक का मुआवजा पहले दें। जिस प्रकार का पहले भी जो 4 लेन का कार्य चला है उसमें सबसे पहले किसानों को मुआवजा दिया गया है और उसके बाद में उसका कार्य चालू किया गया है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कार्य जो चल रहा है 4 लेन का, वो एक तरफ चल रहा है, एक तरफ के किसानों को प्रभावित किया जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसको एक तरफ नहीं बना करके दोनों तरफ, जिस प्रकार से जयपुर से अजमेर तक की जो रोड बनी है वो रोड के दोनों तरफ जमीन ली जाए जिससे किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं हो। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यालय, जो स्कूल इस आगरा रोड पर आ गए हैं और जिस 4 लेन में आ गए, उन विद्यालय को ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसकी जगह दूसरा विद्यालय का मुआवजा नहीं देना चाहते। वो विद्यालय आज से नहीं बने हुए, वो विद्यालय पहले से करीब 1952 से वो विद्यालय खुला हुआ है और आज उस विद्यालय का अब तक उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर लगा रखा। सारे गांव वाले वहां आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे 3 विद्यालय मेरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और मंदिर हटाने में मैंने सुना कि बस दौसा जिले में एक शंकर भगवान के मंदिर को, महादेव के मंदिर को भी इन्होंने तोड़ दिया है वहां से। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो मंदिर इसके बीच में आ रहे हैं उन मंदिरों को नहीं तोड़ा जाए, उसकी सुरक्षा की जाए तथा किसानों को जो 42 फीट से ज्यादा जमीन नहीं ले जाए, जब तक किसानों को मुआवजा 75 फीट का नहीं मिले, जब तक उनको जमीन को ऑप्ट नहीं किया जाए और जब तक वो कार्य बंद करवाया जाए। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, आप उस कार्य को अभी तक बंद करवाएं, अन्यथा वहां पर किसान उद्वेलित है, किसान वहां पर धरना दिए बैठे हुए और किसान चाहते हैं कि जब तक हमारा मुआवजा नहीं हो, जब तक वो कार्य नहीं चले। वो दादागिरी के साथ में वो लोग उस पर वहां अतिक्रमण करना चाहते हैं, किसानों की जो फसल खड़ी है उसके अंदर भी बुलडोजर चलाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालयों की जगह तो विद्यालय भवन बना करके दिया जाए, साथ ही जमीन भी उपलब्ध कराई जाए, साथ ही जो हैंडपंप जगह जगह उस एरिया में आ गई हैं उसकी जगह नया हैंडपंप लगाया जाए। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा पुनः कि आप किसानों की इस मांग को मद्देनजर रखते हुए प्राथमिकता से उस कार्य को 4 लेन को भी रुकवाया जाए और किसानों को जब तक मुआवजा नहीं मिले, जब तक भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बने, जब तक जो हैंडपंप उस एरिया में आ गए उनको जो तोड़ने का कार्य वो कर रहे हैं उसको रोकवाया जाए, जब तक दूसरा हैंडपंप नहीं लगा दिया जाए। मैं इससे सरकार को भी बहुत सारी हानि होने वाली है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस कार्य को रुकवाएं जब तक मुआवजा नहीं दिया जाए। और मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा किसानों के हित को देखते हुए आप यहाँ पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के अलावा वहाँ पे दुकानें और मकान भी आ रही है सारे किसानों के, उनका भी मुआवजा दिलाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी 4 लेन में आ रही है, अपनी बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में अगले कुछ वर्षों में खाली जयपुर आगरा ही नहीं है, जयपुर सीकर है, रींगस है, जयपुर टोंक है और एक नया अलाइनमेंट जयपुर
दिल्ली का एक्सप्रेस वे का है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जितने 4 लेन रोड बनने वाले हैं, जैसे माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, तो आप एक गाइडलाइन डिपार्टमेंट की या NHAI से आप बात कर लें कि ये सब काम पहले जब काम शुरू हो उसके पहले ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी काम शुरू होने में है किशनगढ़ ब्यावर, और ये 4 लेन मैं समझता हूँ कि हमारे राज्य के लिए बहुत अहमियत रखती है और इससे राज्य के इंडस्ट्रियलाइजेशन में और कई बातों में बड़ा योगदान रहेगा। तो मैं काम रोकने का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन किसी तरह की ये गाइडलाइन बनाकर इस तरह के स्कूल, मंदिर या के जो ज़मीन आती हैं उसका काम शुरू होने से पहले कोई रास्ता निकले, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सेकंड, मैं आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए आपको कहना, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाह रही हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे 76 के बारे में बताना चाहूँगी, जो शिवपुरी से पिंडवाड़ा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो ज़मीनों के मुआवजे दे रहे हैं जो नेशनल हाईवे में आ रही है, 40,000 रुपए दिया जा रहा है, और रजिस्ट्री के लिए आप ये कह रहे हैं कि 1,45,000 रुपए की रजिस्ट्री कराई जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो सरासर अन्याय है, इसमें शामिल मत कीजिए, आप अलग से उठाइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे का और मुआवजा का ही मामला है, इसलिए मैंने इस बात को उठाया है। इनकी डिमांड मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि जितने की रजिस्ट्री हो रही है उतना ही पैसा किसान को दिया जाए। का ही मसला है, आप 40,000 रुपए उनको दे रहे हो, रजिस्ट्री 1,45,000 की जवाब दें तो 4 लेनिंग का सारा ही जवाब दे दें। श्री दुर्गा प्रसाद। हाँ, एक मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि ये जिस सड़क की चर्चा इन्होंने की जयपुर आगरा, इसको 4 अगस्त 2005 को राजस्थान सरकार ने NHAI को सुपुर्द कर दी एक नोटिफिकेशन के जरिए। ये भी सही है कि ये सड़क की पुरानी मांग थी कि सड़क को 4 लेन किया जाए, और 2 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां IGM कॉरपोरेशन और मधुकौन सीरी कंसोर्टियम, ये 2 उसमें निर्माण कार्य कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट की धारा 56 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रीय NHAI की अथॉरिटी राजस्थान सरकार के किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लिखकर ये भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई नियमानुसार करती है। मैं निश्चित तौर पर सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे राज्य उच्च मार्ग हो, जहां भी सड़क का निर्माण हो, हमें निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ मुआवजा काश्तकार को दे होता है, और उसके लिए एक्विजिशन की पूरी प्रोसीडिंग चलती है। उसके अंदर उनके ऑब्जेक्शन भी लिए जाते हैं। या माननीय सदस्य ने यहाँ चर्चा की, कुछ मंदिर टूटे हैं, कुछ विद्यालय टूटे हैं, मैं स्वयं इस पूरी चीज को दिखा लूंगा, और मैं मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। पहले से इसका मैनुअल बना हुआ है, नीति बनी हुई है, मैं उसको दोबारा रीराइट करके जहां भी नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, और जो NHAI करे चाहे भारत सरकार करे, उसके अंदर निर्धारित मुआवजा पहले दिया जाए, इसका निश्चित तौर पर प्रावधान करेंगे। और जो इसमें विद्यालय आ रहे हैं, उस विद्यालय को दूसरी किस जगह पर कैसे स्थापित किया जाए, मंदिर और विद्यालयों को मुआवजा उस भवन के अनुसार तो नहीं, पर निश्चित निर्धारित मापदंडों के अनुसार जितना मुआवजा दे होगा वो मुआवजा दिया जाएगा। मैं शनिवार को ही इस कंपनी के लोगों को बुला लूंगा, NHAI के लोगों को बुला लूंगा, माननीय सदस्य जिन्होंने इस बात को अवगत करा उनको बुलाकर इसका कोई सर्वमान्य हल निकालेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी तरह की जोर जबरदस्ती वहां के किसानों के साथ नहीं होगी, सड़क का निर्माण कार्य रुके भी नहीं, और किसानों को उसका उचित मुआवजा मिले, इसका प्रबंध सरकार निश्चित तौर पर करेगी। माननीय मंत्री महोदय, जितना मुआवजा दें उतने की रजिस्ट्री हो, ये भी करवाइए। मुआवजा 40,000 और रजिस्ट्री 1,45,000, ये भी करवाइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मंत्री जी ने कह दिया इसमें सब बातें आ जाएगी। नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मिल लेना, उनसे कोई दिक्कत। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं वो बात कही दे रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 गाँवों में कल रात को भयंकर बरसात और ओलावृष्टि हुई है, उससे पूरी फसल चौपट हो गई है। बात पहले आ गई थी, और तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि वहाँ पर मुआवजा के लिए सर्वे कराया जाए और किसानों को राहत दिलाई जाए। आपने कह दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो नेशनल हाईवे जो बन रहा है, दोनों साइड से बराबर जमीन ली जाए, एक साइड में से ली जा रही है, कृपा करके इस बात को देखें। निश्चित तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा, सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ बराबर की भूमि अधिग्रहण की जाएगी। इसमें किसी तरह की विसंगति नहीं रखी जाएगी, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान इस प्रदेश की गरीब, दुखी, असक्त और लाचार जनता की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कि
परेशान व्यक्ति हर जगह घूमता है, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता है, तहसीलदार से लेकर के जिला कलेक्टर तक मिलता है, पर उसकी समस्या का निदान नहीं होता। मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने एक बात पेश करना चाहूँगा। गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा वो कृपया मेरी बात की तरफ ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे विधानसभा क्षेत्र गंगापुर के कस्बे गंगापुर सिटी में एक गरीब व्यक्ति एससी का रहता है जिसका नाम दुर्गालाल है, उर्फ सुरजा उसे कहते हैं। उसके बाप का नाम ज्ञान गया है, कोलीपाड़ा में रहता है, वार्ड नंबर 17 है। वो जीवित है। उसको कुछ लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने मृत घोषित करवा दिया। उसके लिए उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया। पिछले 1 साल से वो विभिन्न स्थानों पे घूम रहा है। कलेक्टर के पास में गया, उप जिला कलेक्टर के पास में गया, थानेदार के पास में गया, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हार करके वो कोर्ट में गया। कोर्ट में उसको कॉग्निजेंस लिया और कोर्ट ने थाना गंगापुर को आदेश दिया कि पूरी वस्तु स्थिति की जांच करके इन्फॉर्म किया जाए। पिछले 6 महीने से थानेदार या जो भी आदमी इंक्वायरी कर रहा है उसने आज तक रिपोर्ट पेश नहीं की है। वो कहता है मैं जिंदा हूँ, उसके जो मतलब रिश्तेदार हैं डुप्लीकेट, वो उसकी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसा अत्याचार तो नहीं होना चाहिए। ये सरकारी अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले बिना पैसे लिए हुए रिपोर्ट पेश नहीं करते। 6 महीने हो गए हैं। आज वो आदमी बड़ा लाचार है, दुखी है, जगह जगह फिर रहा है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मसले में आदरणीय गृह मंत्री जी ध्यान देवें और संबंधित अधिकारी जिसने कि अब तक रिपोर्ट नहीं करी है, 6 महीने हो गए हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेवें। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ये लोग सुधरेंगे नहीं। केवल आपका ट्रांसफर करना कुछ मायने नहीं रखता। इन लोगों को सस्पेंड करें और टर्मिनेट करें। जब एक को भी कर देंगे सैकड़ों सही हो जाएंगे। बस मेरा यही निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। ये प्रकरण है 2001 का, जब आपके वहाँ के विधायक थे और सरकार आपकी थी। साहब अभी आइए निकाल। एक सेकंड मेरे से आप रुक जाओ। और ये प्रकरण तब से लेकर के चल रहा था कि इसके जिंदे रहते हुए कुछ लोगों ने इसको फर्जी वहाँ से डॉक्यूमेंट नगर पालिका से भी मृत्यु प्रमाण पत्र 2001 में ही प्राप्त कर लिया। उसके बाद ये कोर्ट में 156(3) के तहत गया, जांच के लिए आया। पुलिस ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद पुलिस ने कहा ये सिविल नेचर का है, इसलिए कोर्ट फैसला करे। न्यायालय में जाकर के इन्होंने अपनी एफआईआर लगा के भेजी। न्यायालय ने 1 साल बाद इसका फिर से कॉग्निजेंस लिया और फरवरी 2005 को हमारे पास इसका भेजा। इसके जो बाकी रिश्तेदार जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उन सबके बयान लिए। एफएसएल में इसकी जांच के लिए गया। जब तक इस फर्जी दस्तखत से जो इन्होंने डॉक्यूमेंट प्राप्त किया कि वो मर गया, उसकी तहकीकात तो तभी होगी जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और उसमें लगेगा कि फर्जी दस्तखत करके उसको मृतक घोषित जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा जो हमको आधार मिलेगा। वो तो प्रारंभिक जानकारी से सब कुछ मिल गई। फाइनल ये है कि इनमें से किसने ये दस्तखत करके इस तरह का डॉक्यूमेंट प्राप्त किया कि वो मर गया है, उसको सही सजा देने के लिए एफएसएल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एफएसएल की रिपोर्ट जितनी जल्दी से जल्दी ली जा सकेगी। और अगर पुलिस ने भी कहीं इसको काम करने में देरी की या इसमें कोई ढिलाई की तो उसका भी निश्चित पता करके निश्चित जो आपको, और मैं भी एक जिंदे आदमी को मृतक घोषित करके और यहाँ सदन में उठे, ये आपके हमारे सबके लिए एक दुखद विषय है और इसलिए इसकी पुख्ता व्यवस्था करेंगे। निश्चित रूप से जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री महोदय, आप एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। मुझे ये पता है कि आपको शायद इस बात का पता नहीं था। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि पुलिस वाले इतनी मनमानी कर रहे हैं, बिना पैसे लिए हुए तो कोई काम नहीं करता। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लगातार चोरियाँ हो रही थी, जनता ने रास्ता जाम किया, 3 आदमियों को मतलब चोरों ने घायल कर दिया। माननीय सदस्य, वो जनरल बात है, आप जवाब आ गया। वो जनरल बात थैंक यू वेरी मच। छोड़िए, दूसरे मुद्दे। थैंक यू वेरी मच। श्री शिवजी राम मीणा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में जो मुख्य सड़क देवली से जाजपुर जाती है उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उस पर पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सड़क का स्टेटस MDR 7 है और इसके किलोमीटर 55-600 से
1400 तक कुल 18.40 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस रोड पर सर्वाधिक वाहनों का आवागमन है। मेरे क्षेत्र की मुख्य सड़क है और इस पर कोटा अहमदाबाद, कोटा बॉम्बे, सवाई माधोपुर बड़ौदा और बिजोले से जो गाड़ियां आती है वो सारी इसी पे होकर निकलती है। लेकिन इसकी जो मोटाई है क्रस्ट की वो केवल 150 mm है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी चौड़ाई भी कहीं 3 मीटर है, कहीं 4.25 मीटर है। इस पे जो भारी वाहन गुजरते हैं उससे इसकी साइडें भी बहुत नीची है और आए दिन इस पे इसकी क्रस्ट की मोटाई कम होने से, उसकी क्षमता से कम होने से एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से, जो मेरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, इसको एक तो सर MDR 7 वो अलग है सर, MDR 7 है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप अभी हाल ही में 16/1/6 को देवली पधारे थे। उस समय भी देवली के कुछ लोग आपसे मिले थे और आपने डायरेक्शन दिए थे कि जो अजमेर कोटा बाईपास है, जो नया बाईपास कोटा के लिए जो जाने के लिए बना है, वो रूट भी इसी पे होके वहाँ उस रूट से मिलती है और सारी गाड़ियाँ वहीं होके जाती है। तो आपने ये डायरेक्शन दिए थे कि इसको तुरंत एस्टिमेट भेजा जाए और डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में करीब 55.44 लाख के एस्टिमेट आपके यहाँ भिजवाए हैं। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस सड़क को 7 मीटर चौड़ाई कराने और इसकी जो क्रस्ट की मोटाई है वो वाहनों के हिसाब से करने का कष्ट करें। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र में एक सड़क सकरगढ़ से बिजोलिया जो 1984-89 में सैंक्शन हुई थी, उसका कुछ पोर्शन तो 84-85 में सैंक्शन हुआ था MNP में 19.61 लाख और कुछ पैसा 240.3 सैंक्शन हुआ था 87 में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सक्करगढ़ से बिजोली तक की सड़क टोटल इसकी 36 किलोमीटर की चौड़ाई है। अब तक उसमें से मात्र केवल 24 किलोमीटर का निर्माण उस राशि से हो पाया है और मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सड़क की इतनी महत्ता है कि बिजोले से बूंदी, अजमेर, जयपुर और पूरे राजस्थान में जो पट्टी परसी जाती है उसमें एक तो घाट सेक्शन है वो समाप्त हो जाएगा और उसकी दूरी भी वहां से करीब 50 किलोमीटर की कम हो जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रोड का जो स्टेटस है वो MDR 41 है। इस रोड को आज भी करीब 13 किलोमीटर की दूरी जहाँ पे केवल मिट्टी का कार्य हुआ है, वो कार्य नहीं होने से इसमें जो अब तक पैसा लगा उसकी कोई उपादेयता नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, अब तक इसमें जो करीब जो पैसा सैंक्शन हुआ है और जो खर्च हो गया है उसकी उपयोगिता भी बढ़े और लोगों को आवागमन में सुविधा मिले, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। इसके बढ़ने से एक तो डीजल की बचत होगी और 50 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी और इस पर अब तक जो पैसा लगा उसकी उपादेयता भी हो जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस 13 किलोमीटर के टुकड़े में से कुछ सड़क तो अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना में सैंक्शन होगी, वो बन जाएगी। मात्र 8 किलोमीटर का टुकड़ा बचा हुआ है, उसमें भी 1 किलोमीटर पे ग्रेवल हो रखा है, सीडी कार्य पूरा कर रखा है और बाकी पे अर्धतर्क हो रखा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, यह एक महत्वपूर्ण सड़क है, उसको स्वीकृत कर पूरी कराने की कष्ट करें, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। और महोदय, जिस सड़क का हवाला है शकरगढ़ से बिजोलिया वाले दे रहे हैं, इसमें लाखों रुपए पहले सरकार खर्च कर चुकी। खाली 5 और 6 किलोमीटर की मिसिंग लिंक रोड है। इसके करने से टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा जिले
को बहुत लाभ होता है और सीधा डाइवर्जन जो मिलता है उससे कितने ही किलोमीटर का चक्कर काटने से बच जाता है। पूर्व में आपसे भी निवेदन किया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवचरण जी माथुर साहब ने भी आपसे निवेदन किया, और जाजपुर से आने वाले माननीय विधायक ने जिस गंभीरता से इस बात को रखा है, आप कृपा करके इस बात का आश्वासन दें कि कम से कम ऐसी महत्वपूर्ण सड़क को तो आप मिसिंग लिंक रोड में पूरा करवा दें। माननीय मंत्री जी, मिसिंग लिंक रोड तो आपने एक भी नहीं करवाई। पहले वाली सरकार कितनी मिसिंग लिंक रोड करवाती थी, आपने तो केवल प्रधानमंत्री का नाम लिखवा दिया जगह जगह रोडों पे, रिकारपेट भी नहीं करा रहे हो आप। तो आपने मेडिकल में तो आपने धूम मचा, आपने मेडिकल में धूम मचा दी और पेट में आते ठंडे पड़ गए। एक साल में दोनों रिकारपेट आप 50-60 किलोमीटर तो करवा के दो। सड़कों का जिक्र यहाँ किया है। सकरगढ़ से बिजोलिया सड़क, उपाध्यक्ष महोदय, ये MDR 41 है, 37 किलोमीटर सड़क बनी हुई है, और इस सड़क के अंदर जिस तरह आपने कहा कि इसमें कुछ टुकड़ा ऐसा रह गया, MDR होते हुए भी वो टुकड़ा बरसों से बिना उस पर सड़क के पड़ा था। मैं निश्चित तौर पर इसका तकमीना बनाकर किस योजना में कैसे इसको सम्मिलित किया जा सकता है, इसमें सकनी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया था। मैं प्रयास ये करूंगा कि इसमें 37 किलोमीटर सड़क के अंदर जो टुकड़ा बचा हुआ है इसका निर्माण किसी न किसी योजना में करें। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस देवली मांडल सड़क का जिक्र किया, ये 92 किलोमीटर लंबी सड़क है। उपाध्यक्ष महोदय, 61 किलोमीटर सड़क की स्थिति ठीक है। शेष 31 किलोमीटर सड़क में से 21 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए हमने 377 लाख रुपए की CRF में स्वीकृति जारी कर रखी है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। और उसके साथ साथ जाजपुर कस्बे के अंदर मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमने अभी 20 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है, जिसमें निविदाएं आमंत्रित करके उसको भी ठीक करेंगे। शेष सड़क का भी मुआयना पूरा करके इसमें कैसे क्या किया जा सकता है, वित्तीय संसाधनों को देख के निश्चित तौर पर करने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, वो आपने जो फरमाया मुख्यमंत्री सड़क योजना में इसमें नहीं हुआ है, वो स्टेट हाईवे जो शहर में काम सैंक्शन किया स्टेट हाईवे। मैं तो केवल जाजपुर से देवली का जो 18.44 किलोमीटर का टुकड़ा है उसकी निवेदन कर रहा हूँ आपसे। वो जो सर्वाधिक सबसे मतलब महत्वपूर्ण सड़क है मेरे विधानसभा क्षेत्र की, और जिसमें ये कोटा से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ जो कोटा से अजमेर रूट जाता है वो भी इसी पे होके जाता है, इसलिए कम से कम 5 या 6 किलोमीटर जो सबसे ज्यादा खराब है उसकी तो मैं चाहूंगा कि आज ही घोषणा करें, आश्वासन मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर के अंदर पुरानी पाइपलाइनों, पुरानी तार जो लाइनें लगी हुई है उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहती हूँ पर्ची के माध्यम से। जोधपुर शहर बिजली के तार काफ़ी वर्षों पुराने हैं और ऐसी जगह जगह तार आए हुए हैं जो मकान तो पहले बने थे और तार अब खींच दिए गए, जो इस तरीके से है जो लोगों को काफ़ी कुछ दिक्कत आती है। इसी तरीके से खंबे हैं तो वो भी बहुत पुराने नीचे से गल गए हैं, कई गायों के करंट आ जाता है, कभी अभी कुछ अरसे पहले भी एक बहुत बड़ा हादसा जोधपुर में हो गया था। इसी तरीके से मैं चाहूँगी जितने भी पुरानी जो लाइनें हैं उसको तुरंत बदला दी जाए। मकान, दुकानों और दुकानें पुरानी बनी हुई और अब तार वो ऐसे खींच दिए कि जो दुकानों के ऊपर ही आ रहे हैं, मकानों के बालकनियों के पास तार आ रहे हैं। तो इसकी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे लोगों को बहुत आसानी रहे। मैं माननीय मंत्री महोदय अगर विराजमान हो तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगी कि वो वहाँ पे जोधपुर शहर की इस सुंदरता को कायम रखे और ये पुरानी जो लाइनें हैं उनको ठीक करवाए, पुराने पाइप लगे हुए हैं, खंबे लगे हैं उनको ठीक करवाए। और इसी तरीके से करेंगे तो जोधपुर शहर के अंदर एक बहुत अच्छी बात हो गई। मेरा आपसे अनुरोध है कि शहर की समस्त पुरानी जितनी भी तार हैं उन सबको ठीक कराया जाए। तार ऐसे लटके हुए हैं जिसे हर टाइम करंट आने का भी भय रहेगा, बरसात का भी मौसम आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगी कि इसको ठीक करवाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को जवाब दे उसके पहले निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय से। अभी नहीं, बाद में कहना। इसी संदर्भ में जोधपुर का मामला था। मैं ये बिजली का मामला है और ये एक अकेले जोधपुर का मामला नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन का मामला है कि मंत्री महोदय ये बताएं कि जिन मकानों पे से या जिस जगह होकर के लाइनें जा रही हैं उस जगह ये उसको हटाने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। ये अकेले जोधपुर शहर का मामला नहीं है, पूरे राजस्थान का, ये इसी तरीके से जयपुर का भी मामला है। कुछ
नेशनल हाईवे पर अगर पर्चियों में इस प्रकार डिबेट कराएंगे तो फिर कैसे व्यवस्था चलेगी? इसके नियम बने हुए हैं। मैंने उपाध्यक्ष महोदय और भी लोग इस मामले में बोले हैं, पर्चियों का मामला अकेला नहीं है, ये चूंकि व्यवस्था का मामला है, ये राजस्थान के ये पॉलिसी मैटर का मामला है, इसलिए मैंने ये आपसे निवेदन किया है। अगर ये मंत्री महोदय जवाब दें तो ये इसका पूरे राजस्थान के सिलसिले में जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्युत विभाग के नियम बने हुए हैं, कौन सी लाइन जो है वो कैसे कितना खर्चा जमा करने के बाद में शिफ्ट की जाएगी, किस तरह नहीं की जाएगी, इसलिए सब नियम बने हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वयं यहाँ विराजमान है। वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, तो कितनी नहीं है, थोड़ा को बताएंगे तो सही ना कि क्या करेंगे। आजकल तो साइंस कहाँ डेवलप कर लिया है, ऐसे पुराने जो लाइनें लगी हुई है उनके बारे में क्या कहेंगे। मकान बहुत पुराने बने हुए हैं, अभी इन्होंने जो कुछ भी किया तो कर दिया, तो कितनी तकलीफ होती है मकानों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर क्या होता है कि जो मकान कहता है कि आप मकान बनाओगे जब ठीक कर देंगे, फिर कहते थे इतना एस्टिमेट बन गया, 10,000 लाओ, 5,000 लाओ, बिजली करती है। या तो वो कोई ऐसी व्यवस्था कर दे, कोई नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं, हम ये चाहते हैं कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि लोगों को भी सहूलियत हो, इनका भी काम हो। हम भी चाहेंगे बिजली का तो काम होना चाहिए। मंत्री स्वयं यहाँ विराजमान है तो हम इनसे ये चाहेंगे थोड़ा कुछ उत्तर तो देना कि आजकल तो क्या करेंगे इस तार के बारे में, कितनी दुर्घटनाएं हो रही, इसलिए कहा है, और कोई बात नहीं है। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि श्री गजेंद्र सिंह ऊर्जा राज्य मंत्री 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। समिति के प्रतिवेदन